हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप। हम लोग ऑलरेडी लास्ट सेशन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में और डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में जान चुके थे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। अब हम एक एक करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सारे फीचर्स की स्टडी स्टार्ट कर रहे होंगे। हम लोगों को मेनली 6 फीचर्स के बारे में डिस्कशन करनी है। सबसे पहले ग्रोथ, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर कॉन्शियसनेस, फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 6 टॉपिक्स पढ़ने के बाद हमारा आधा चैप्टर खत्म हो रहा होगा एंड देन आफ्टर हम लोग बढ़ रहे होंगे टुवर्ड्स रियल टेक्सोनॉमी। यानी हमारा जो अगला टॉपिक है वो टेक्सोनॉमी होने वाला है एंड देन आफ्टर हम लोग टेक्सोनॉमिक हायरार्की को समझकर बढ़ जाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ओर। तो अगर आप सभी लोग इस सेशन को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन। लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है। क्या बात है यार, अमेजिंग रिस्पॉन्स, अमेजिंग एनर्जी। इस एनर्जी को बरकरार रखेगा बिकॉज आज मैं आपको काफी सारे बेहतरीन क्वेश्चंस कराने वाला हूं और ये क्वेश्चंस कोई नहीं कराता, इनफैक्ट ये टॉपिक्स भी कोई नहीं पढ़ाता। लोग इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं ये बोलकर कि दिस इज नॉट इन सिलेबस, बट मेरे भाई इट इज मेंशन्ड इन ऑफिशियल एनटीए सिलेबस कि ये टॉपिक पूछा जा सकता है। बिल्कुल बाबूराव की तरह बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। जो लिखा हुआ है एनटीए की गाइडलाइन में, एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक चीज की तुनिक तुनिक करनी पड़ेगी, एक एक सब्जेक्ट में, एक एक टॉपिक में सर पे तेल लगा के घुसना पड़ेगा, तब जाके पूरे नंबर आएंगे। एक नंबर का भी रिस्क मैं आपके साथ नहीं ले सकता। If we have decided to score 360 out of 360 in biology, we must achieve that goal. उसके लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ो मेरे भाई। एंड इस टॉपिक को मैं इतना रिलेट करके पढ़ाऊंगा कि पूरी बायोलॉजी में आपको इस सेशन का जिक्र हमेशा मिलेगा। ऐसा आपको एक चैप्टर नहीं दिखेगा जब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के बारे में बात ना कर रहे हों। इसको इतना रिलेट करके पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। आपको कभी लगेगा हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आपको कभी लगेगा हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको कभी लगेगा हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको कभी लगेगा हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इतना मजा आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी पढ़ोगे काम आएगा, जो भी पढ़ोगे याद रहेगा, स्वाद आएगा, क्वेश्चंस बनेंगे, मजा आ रहा होगा ओवरऑल। और यही हमारा मोटो है कि बायोलॉजी हमारे लिए आसान हो, बायोलॉजी हमारे लिए बेहतरीन हो। यस, क्या हम लोग इस सेशन को शुरू कर सकते हैं? क्या बात है यार, अमेजिंग। आओ मेरे दोस्त, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर। एक और बार बता देता हूं बिकॉज आज का सेशन शुरू करने से पहले ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। गौर से सुनिएगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब नाम में ही आ रहा है कैरेक्टर। भैया मेरे जितने भी कैरेक्टर हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कुछ कर सकता है तो उसे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहेंगे। मैं पेन हिला सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं ऐसी आवाज कर सकता हूं, ऐसी, तो मेरे भाई ये मेरा कैरेक्टर है कि मैं ऐसी आवाज निकाल पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, चल पा रहा हूं, पेन हिला पा रहा हूं। क्या जरूरी है कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म ये सारे काम कर पाए? सोच के देखो, आप एक पेड़ के नीचे सो रहे हो और पेड़ के ऊपर से अचानक से आवाज आए और तुम्हें पता लगे ये आवाज तो किसी पेड़ ने निकाली है, तो कैसे दुम दबाकर भागोगे? पैरों की चप्पल हाथ में पहन के भागोगे, अपना होश संभाल कर जैसे तैसे पहुंचोगे किसी हाईवे तक कि कोई आदमी मुझे दिख जाए और मुझे भरोसा हो कि हाँ इंसानियत जिंदा है, पेड़ चलने बोलने नहीं लगे हैं। तो मेरे दोस्त, पेड़ ऐसी आवाज नहीं निकाल सकता ना, पेड़ नहीं बोल सकता, पेड़ नहीं चल सकता, पेड़ जो है पेन नहीं हिला सकता, बैक्टीरिया पेन नहीं हिला सकता, फंगस पेन नहीं हिला सकता। यानी कि मेरे दोस्त, मैं किसी भी कैरेक्टर का नाम लिख दूं, दैट इज गोइंग टू बी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कोई पंगा ही नहीं है। मैं कुछ भी लिख दूं, भाई पेड़ फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, वो पेड़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, मेरा नहीं है, राइट? तो इस प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप नोट कर सकते हो। जैसे मेरे कैरेक्टर क्या हैं? भाई मैं लिख सकता हूं, चल सकता हूं, खा सकता हूं, रिप्रोड्यूस कर सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं, पैदा हुआ था तो चुन्ना मुन्ना सा था और अब इतना बड़ा हो गया हूं, है ना, विशाल मेगा मार्ट से भी ज्यादा विशाल हो गया हूं। तो मेरे दोस्त, ये सारी चीजें मैं कर पा रहा हूं ना, बिल्कुल कर पा रहा हूं। हो सकता है बाकी ऑर्गेनिज्म ना कर पा रहे हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म ये सारी चीजें कर पा रहे होंगे। बट जब मैं डिफाइनिंग फीचर बोलता हूं, अब डिफाइनिंग शब्द में घुस जाओ। डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करती हैं।
यानी ऐसी चीजें जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएंगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इन्हें मैं डिफाइनिंग फीचर कहता हूं। अर्थात ऐसे फीचर्स जो कि लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट कर दें, जो लिविंग को डिफाइन कर रहे हों, ऐसे फीचर जो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हों, और ऐसे फीचर जो किसी भी नॉन लिविंग चीज में ना पाए जा रहे हों। यानी सब लिविंग में पाए जाते हैं, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट करने के काम आते हैं ये फीचर्स। इन्हें मैं डिफाइनिंग फीचर कहता हूं। यानी ऐसे फीचर जो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे और किसी भी नॉन लिविंग चीज में नहीं पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या मेरा जो पेन है, ये बोर्ड है, ये कैमरा है, ये कंप्यूटर है, क्या ये किताब है, इसमें सेल है? नहीं गुरुजी, कोई लिविंग सेल नहीं है। लेकिन अगर आप एक सिंपल बैक्टीरिया की बात करो या एक बहुत बड़े हाथी की बात करो, क्या उनकी बॉडीज में सेल देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो क्या ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है? यस सर, ये जो सेल है दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस जिस ऑर्गेनिज्म में लाइफ है, जिस जिस ऑर्गेनिज्म में जीवन है, वहां सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। एंड मेरे दोस्त, किसी भी नॉन लिविंग चीज में सेल देखने को नहीं मिलता, तो ये डिफाइनिंग फीचर है। सिमिलरली मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेटाबॉलिज्म की अगर आप बात करें तो मेटाबॉलिज्म दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। मैंने आपको कहा कि अगर आपकी बॉडी में ये जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शंस चलना बंद कर दें, एक सेकंड के लिए भी आपके केमिकल रिएक्शंस अगर रुक जाएं, तो आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। यानी ये मेटाबॉलिज्म ही आपको जिंदा रखता है। तो मेटाबॉलिज्म होना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान है, और किसी भी नॉन लिविंग चीज में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब आप अपने आसपास के चेंजेस को सेंस कर सकते हो और उसी प्रकार से रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो। तो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस पाई जाती है। जैसे मेरे अंदर कॉन्शियसनेस कैसे पाई जाएगी? समझ लीजिए, ये एक लोहे की रॉड है और ये गर्म है। अगर मैं इस गर्म रॉड को छूंगा, गरम है, तो मुझे अपना हाथ हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेंस हुआ है कि ये रॉड गरम है और मैंने रिस्पॉन्स दे दिया, अपना हाथ झटक दिया। क्या यहां पर मैं कॉन्शियस हूं? बिल्कुल कॉन्शियस हूं। समझ लीजिए मैं एक बैक्टीरिया हूं और बैक्टीरिया के आसपास पता लगा है भाई कोई ड्रग आ गई, मुझे मारने के लिए कोई दवाई आ गई, तो मैं अपनी मेम्ब्रेन को लॉक कर लूंगा ना, अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा। वो कोशिश भी तो एक तरीके का रिस्पॉन्स है। भाई समझ लो आपके पीछे शेर पड़ गया और आप भाग रहे हो, तो जरूरी थोड़ी है कि शेर से तेज भाग लोगे। हो सकता है शेर आपको पीछे से पकड़ के ऐसे फाड़ ही डाले, गुद्दी पकड़ के। लेकिन मेरे दोस्त, आपने कोशिश तो की, रिस्पॉन्ड तो किया। शेर को देखा तो सेंस कर लिया कि मौत सामने खड़ी है, और उसके बाद भागे दुम दबा करके। इसका मतलब रिस्पॉन्स तो किया। जरूरी थोड़ी है कि आपका रिस्पॉन्स आपको बचा ही ले, लेकिन आप कुछ तो करोगे, हाथ पैर तो मारोगे। यस, सिमिलरली प्लांट भी क्या है? कॉन्शियस है। जैसे समझ लीजिए एक प्लांट है, मैं एक प्लांट हूं, है ना। मैं भाई प्लांट ही बनता था जब स्कूल में ड्रामा होता था, तो क्योंकि एक्टिंग तो मेरी बहुत भयंकर है, एक्टिंग का बादशाह था मैं, तो मेरे को पेड़ या डस्टबिन बना देते थे। आज मैं इतना सफल हो गया हूं कि मैं अपने लेक्चर में खुद पेड़ बनूं। तो समझ लो मैं पेड़ हूं मेरे भाई, और मैं रेगिस्तान में रहने वाला एक पेड़ हूं। अब रेगिस्तान में होती है पानी की कमी, तो अगर इस पेड़ में पानी की कमी है, तो क्या यह पेड़ पानी उड़ाना अफोर्ड कर सकता है? नहीं सर, ये पेड़ जो है कम से कम पानी को लॉस करना चाहेगा, तो ये पेड़ अपने स्टोमेटा नाम के दरवाजे जो है बंद कर लेता है, जिससे पानी का लॉस ना हो। तो सबसे पहले पेड़ ने सेंस किया कि भाई पानी की कमी है, पानी यहां पर ज्यादा अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद पेड़ ने क्या किया? अपने स्टोमेटा बंद कर लिए। तो पहले सेंस किया, फिर रिस्पॉन्ड किया। यह भी तो एक तरीके का कॉन्शियसनेस का पार्ट ही है। बिल्कुल मेरे भाई, यहां पर जो पेड़ है यह भी कॉन्शियस है ना। बस मेरे दोस्त, यही बात है कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कॉन्शियस होते हैं। अब हमने यहां देखा कि भाई लोग सारे के सारे लिख नहीं सकते। पेड़ नहीं लिख सकता, बैक्टीरिया नहीं लिख सकता, पेड़ नहीं चल सकता, है ना। पेड़ जो है अलग से नहीं खाता, पेड़ अपनी बॉडी में ही खाना बनाता है। लेकिन रिप्रोडक्शन तो सर सबको करना चाहिए। नहीं मेरे भाई, मैंने आपको बताया था हिन्नी जो बनी थी, म्यूल जो बना था, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कल आपको पढ़ाया गया था अबाउट द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज।
अर्नेस्ट मेयर साहब ने कहा था कि जब एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल साथ में मेट करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं तो इनका बच्चा फर्टाइल होता है, लेकिन अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स अगर साथ में ब्रीड करते हैं तो इनके बच्चे फर्टाइल नहीं होते। जैसे अगर आप हिन्नी की बात करेंगे तो हिन्नी में कौन है भैया आपका फीमेल और मेल कौन है मुझे बताओ। मेल जो है कौन है, घोड़ा है। हिन्नी का पापा घोड़ा है और हिन्नी की मम्मी क्या है, गधी है। अरे सच में गधी है मेरे भाई, मैं किसी की मम्मी को कुछ नहीं कह रहा, हिन्नी जी सॉरी, लेकिन इनकी मम्मी सच में गधी है। और यहां पर जो म्यूल है मेरे भाई, ये म्यूल जो है इसका क्या हाल था, म्यूल का पापा जो है ये गधा था। सॉरी म्यूल भाई, लेकिन आपके पापा सच में गधे हैं। और यहां पर जो फीमेल थी, यहां पर अगर देखोगे तो इसकी मम्मी क्या थी, घोड़ी थी, हॉर्स थी। क्या क्या पढ़ाना पड़ता है दोस्त बायोलॉजी में। यस तो मेरे दोस्त यहां पर देखोगे तो डोंकी और हॉर्स अलग अलग स्पीसीज है ना, डोंकी और हॉर्स अलग अलग स्पीसीज हैं। तो जब ये मेट करेंगे तो इनका बच्चा स्टेराइल होगा, जब ये मेट करेंगे तो इनका बच्चा स्टेराइल होगा। स्टेराइल होगा इसका मतलब ये बच्चे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई बताओ क्या ये डेफिनेशन सही हुई। डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होते हैं जो दुनिया के 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हों। क्या रिप्रोडक्शन दुनिया के 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं? नहीं मेरे भाई, नहीं कर रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था ग्रोथ के बारे में। भाई अगर किसी चीज का मास बढ़ जाए, अगर किसी चीज का वजन बढ़ जाए तो उसे भी ग्रोथ कहते हैं। अब मेरे दोस्त जो सैंड माउंड है, रेत का टीला है, इसके ऊपर और रेत अगर जमा हो जाए, कोई पहाड़ है, कोई चट्टान है, इसके ऊपर अगर बर्फ गिर जाए तो इनका मास भी तो बढ़ गया, यानी ये भी तो ग्रो कर गए। अब मैंने कहा था कि डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स हैं जो कि दुनिया के 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हों, यानी ग्रोथ दुनिया के 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, पर किसी नॉन लिविंग चीज में ना पाया जा रहा हो। भाई यहां नॉन लिविंग चीजें भी तो ग्रो कर रही हैं। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से ग्रोथ इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इसीलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग में ना लिख करके कैरेक्टरिस्टिक में लिखा। बात समझ में आई या नहीं? ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले। आप मुझे बताओ कि यहां तक आपको सारी चीजें क्लैरिटी से दोबारा से रिवीजन के बाद समझ में आई या नहीं, झटपट बताइए। हाँ मेरे भाई बर्थडे है मेरा, केक काट लेंगे है ना, जाने से पहले सबके मुंह में जो है केक डाल दूंगा थोड़ा थोड़ा। अभी पढ़ लो इत्मीनान से, है ना। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्नेस्ट मेयर साहब की जगह मेरा ही बर्थडे बना रहे हैं कुछ लोग तो। हाँ भाई मैं साल में 20 बार पैदा होता हूं ना, थोड़ा थोड़ा करके। अभी तो बर्थडे बनाया था यार, कुछ दिन पहले मई महीने में ही तो बर्थडे गया था, उसके बाद तुम तो दोबारा बर्थडे मनाने लगे मेरे भाई। जिस दिन हमारा यकीन 2.0 बैच लॉन्च हुआ था उस दिन अपना जन्मदिन था। यस अब जो है जन्मदिन आएगा अगली साल, आपके नीट के पेपर के 4-5 दिन बाद, तब बनाएंगे है ना। अभी हम बात कर लेते हैं ग्रोथ की। आपकी भी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, हमारी भी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। आओ भैया ग्रोथ खेलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ग्रोथ लाइक नेवर बिफोर। आराम से समझते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या दुनिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते होंगे? भाई एक प्लांट जो है पहले क्या होता है, एक बीज होता है ना। एक सीड को आप बो देते हो जमीन में और वो बहुत बड़ा पेड़ भी बन सकता है, तो ग्रोथ होती है। अगर आप खुद की बात करें तो खुद भी तो आप जब पैदा हुए थे बहुत छोटे से थे, तो आप में भी तो ग्रोथ हुई है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस चीज का। तो आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ऑल पे पूरा फोकस करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, यह बात हमें पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ग्रोथ जो है दो तरीके से हो सकती है। तो आप कह सकते हैं ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टर्स, यानी दो ऐसी चीजें हैं जिनमें से अगर एक भी हो जाए तो आप कहेंगे कि कोई चीज ग्रो कर गई है। दो में से अगर आपने एक भी कर लिया, इसका मतलब आपकी बॉडी में ग्रोथ हुई है। पहला जो कैरेक्टर है यह है इंक्रीज इन मास, आपका मास बढ़ गया है, तूफान उठ गया है आसपास, मास बढ़ गया है। और दूसरी चीज है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए हैं, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए हैं। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। समझ लीजिए आपके पास एक छुटंका सा बैक्टीरिया है, यह आपका बैक्टीरिया है।
अब ये बैक्टीरिया जो है मेरे भाई, ये आपका डिवाइड कर गया और इस बैक्टीरिया ने क्या बना लिए, इस बैक्टीरिया ने बना लिए दो बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो क्या बना लेगा, खुद जैसे दो बैक्टीरिया बना लेगा, खुद जैसे दो बैक्टीरिया बना लेगा। अब मेरे भाई मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, यह है आपका बैक्टीरिया। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी। ये है आपके डॉटर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की छोटी छोटी बच्चियां, डॉटर बैक्टीरिया। करेक्ट। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, तो बताओ मेरे भाई इस प्रोसेस को आप क्या क्या कह सकते हो? बताओ ये जो प्रोसेस है इसको आप प्यार से क्या क्या कह सकते हो? सबसे पहली चीज आप इसे क्या कह सकते हो? सर बैक्टीरिया की बॉडी में तो एक सेल होता है, बस एक सेल से दो सेल बन गए, क्या आप इसे सेल डिवीजन कहोगे? क्या यहां पर जो ऊपर हो रहा है इसका नाम सेल डिवीजन है? यस गुरुजी, इसका नाम सेल डिवीजन हो सकता है, एक सेल से दो सेल बनना, इसी को तो सेल डिवीजन कह रहे थे। दूसरी चीज मेरे भाई, यहां पर आप इसे क्या रिप्रोडक्शन कह सकते हैं? एक बैक्टीरिया से दो डॉटर बैक्टीरिया बने, क्या इसी बात को आपने रिप्रोडक्शन कह दिया? यस गुरुजी, इसको हमने रिप्रोडक्शन कह दिया। और तीसरी चीज मेरे दोस्त, यहां एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने हैं, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए हैं, तो क्या आपने इसे ग्रोथ कह दिया? इसको आपने ग्रोथ कह दिया, सिंस नंबर आपका यहां पर इंडिविजुअल्स का इंक्रीज हुआ है। यानी क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ये तीनों चीजें सेम होती हैं? यानी अगर यहां पर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल पाया जाता है, समझ लीजिए यहां पर एक अमीबा होता, एक अमीबा से दो अमीबा बन रहे हैं, यानी अमीबा का सेल डिवाइड हो रहा है, तो इसे सेल डिवीजन कहा। एक अमीबा से दो अमीबा बने यानी रिप्रोडक्शन हो गया, एक अमीबा से दो अमीबा बने यानी अमीबा का नंबर बढ़ गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ गए, यानी ग्रोथ हो गई। यानी अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम ही चीज होती है। दे आर इंटरडिपेंडेंट। एक काम करने जाओगे बाकी दोनों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। एक बाम तीन काम, एक ऑर्गेनिज्म तीन काम, तीनों के तीनों काम साथ साथ हो जाते हैं मेरे दोस्त। तो यहां पर आप एक 20 रुपए का नोट बना लीजिए और एक बात लिख डालिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड reproduction are mutually इंक्लूसिव इवेंट्स। इंक्लूसिव मतलब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। देयरफॉर आप कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंट इवेंट्स। एक करने जाओगे दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा इंटरडिपेंडेंट इवेंट्स, इंटरडिपेंडेंट इवेंट्स। बात समझ में आई? यस गुरुजी, हमको बात समझ में आ गई, क्योंकि ये बात बहुत आसान थी, बहुत छोटी मोटी बात थी। करेक्ट, एकदम करेक्ट है। अब इसी के अपोजिट एक और बात देख लो। समझ लो मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खाने जा रहा था साइकिल पे बैठ करके, है ना, बगल से मेरा दोस्त आ गया, दोस्त को हेलो बोलने के चक्कर में मैंने साइकिल सुअर पे चढ़ा दी। अब नाली में पकड़ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं और सुअर कौन है, दोनों एकदम कीचड़ में लथपथ हो चुके हैं। और इस घटना के दौरान मेरी कोहनी भी छिल गई और मेरा जो ऊपर का होठ है ये भी फट गया। अब मेरे भाई मेरे इस फटे हुए होठ को सीलने के लिए, मेरी इस फूटी हुई कोहनी को हील करने के लिए क्या यहां सेल डिवीजन होगी? क्या मेरा होठ और कोहनी अब सेल डिवीजन शुरू करेंगे जिससे ये ठीक हो सके? यस गुरुजी, एकदम ये सेल डिवीजन शुरू करेंगे। क्या यहां पर सेल डिवीजन होगी? बिल्कुल। पर क्या मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूं इस टाइम पर? भाई मैं रिप्रोड्यूस थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो पड़ा हूं कीचड़ में औंधे मुंह, मैं रिप्रोडक्शन थोड़ी कर रहा हूं। यानी हमारे अंदर सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, सेल डिवीजन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की अगर आप बात करो तो ये सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक काम कराने जाओगे, बचे हुए दो काम फ्री में हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर ये सारे के सारे इवेंट क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आप एक और बात लिख सकते हो यहां पर, एक और नोट बनाएंगे बढ़िया सा, और उस नोट में क्या लिखेंगे? हम इस नोट में लिखेंगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन मल्टी सेलुलर
organisms growth, reproduction and cell division are mutually exclusive events, ना कि inclusive, they are mutually exclusive events। और एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। करेक्ट है गुरुजी, जो यूनिसेलुलर में पढ़ा था उससे अपोजिट बात हमने यहां पर पढ़ डाली, यहां पर सीख डाली। यस यस मेरे भाई, यहां तक किसी मेरे बंधु को, मेरे भाई को, मेरे दोस्त को, मेरे यार को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, मुझे फटाफट बताइए। सर साइड प्लीज, मेरे भाई ऐसे लिखने की कला नहीं है मुझ में, अभी तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना पास से, मेरे लिखने के बाद ही तो लिखोगे मेरे दोस्त, है ना। वहीं से मुझे साइड भगा दोगे तो लिख कैसे पाऊंगा मैं। आ जाओ। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको यहां पर दो बातें बताई हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको यह बताई है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, ये सारे के सारे ग्रो कर सकते हैं, अपने मास को बढ़ाते हैं। तो दो तरीके से ग्रोथ हो सकती है मेरे दोस्त, या तो आप अपना मास बढ़ा लो यानी वजन बढ़ा लो, या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को भी आप बढ़ा सकते हो। जैसे बैक्टीरिया जो है ये 1 से 2 हो गया, फुचुक करके फटा और 1 से 2 हो गया, तो यहां इंडिविजुअल का नंबर बढ़ा है, तो ये भी एक प्रकार से ग्रोथ है। 1 से 2 बैक्टीरिया बने तो रिप्रोडक्शन भी है, 1 से 2 बैक्टीरिया बने यानी 1 सेल से 2 सेल बने तो सेल डिवीजन भी है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो सारी की सारी चीजें होती हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन है, इन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं, झटपट बताइए, फटफट बताइए। यस मेरे भाई, यस। अब मेरे दोस्त एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, बहुत जरूरी बात है, गौर से सुनिएगा, एक और नोट बना लीजिए, एक और नोट बना लीजिए। ग्रोथ जो है मेरे भाई, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप की होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, ग्रोथ इन प्लांट्स इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ, इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। प्लांट जो हैं ये हमेशा अपनी हाइट को बढ़ाते रहते हैं, हमेशा ग्रो करते रहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर प्लांट हमेशा कैसे ग्रो करता है, एक टाइम के बाद तो हम देखते हैं कि पेड़ की हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती। मेरे दोस्त, चाहे एक बहुत बड़े पेड़ की हाइट 1 साल में 1 सेंटीमीटर ही क्यों ना बढ़ रही हो, लेकिन उसकी हाइट बढ़ती है। अब एक टाइम के बाद आपको वो हाइट बढ़ती हुई दिखती नहीं है, लेकिन अगर आप क्लियरली मॉनिटर करें उस चीज को तो आपको पता लगेगा कि पेड़ की हाइट जो है कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है। क्योंकि पेड़ के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, हमेशा पेड़ में नए नए सेल्स ऐड करते रहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, द ग्रोथ इज कंटिन्यूअस, द ग्रोथ इज कंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में आगे आप पढ़ेंगे। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, दे डिवाइड कंटिन्यूअसली, ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो ये बात भी आप लिख सकते हैं, दे डिवाइड कंटिन्यूअसली। तो प्लांट में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, तो प्लांट की हाइट भी हमेशा थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ग्रोथ देखें इन एनिमल्स, तो इन एनिमल्स इट अकर्स अप टू अ सर्टेन एज, एक टाइम के बाद आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है ना। अप टू अ सर्टेन एज, एक उम्र तक आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ रही होती। तो एक टाइम के बाद आप में ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ हॉल्ट हो जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन आपकी बॉडी के कुछ सेल्स हमेशा डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, समझ लीजिए मेरी कोहनी छिल गई और ऊपर वाला होठ फट गया, तो ये तो अल्टीमेटली हील होगा ही ना। तो कुछ टिश्यूज या कुछ सेल्स ऐसे हैं मेरी बॉडी के जो हमेशा डिवाइड करते रहेंगे, है ना, जब भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्हें मेरी बॉडी को रिपेयर करना है या हील करना है या बॉडी में नए नए सेल्स तैयार करते रहने हैं। तो ये बात आप यहां पर लिख सकते हैं। सम सेल्स
और टिश्यूज में डिवाइड टू हील आवर बॉडी और टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। कोई सेल जो है वो खत्म हो गया है तो उसकी जगह नया सेल बनाने के लिए भी कई बार सेल डिवीजन होता है। तो हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करने के लिए ये काम चल रहा होता है। सम सेल्स और टिश्यूज में डिवाइड टू हील आवर बॉडी एज वेल एज टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल, ये काम आपका हो रहा होता है। लेकिन प्लांट में जो है कंटिन्यूअसली कुछ सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? मिस्टर मेरिस्टेमेटिक सेल कहा जाता है। तो आपने बस यहां पर एक ही बात नोट करनी है कि प्लांट्स जो है ये निरंतर बढ़ते रहते हैं, इनकी ग्रोथ हमेशा होती रहती है। जबकि अगर आप एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ग्रोथ हमेशा नहीं होती। एनिमल्स की बॉडी जो है, सॉरी, इसमें ग्रोथ हमेशा नहीं होती। यहां ग्रोथ एक एज के बाद रुक जाती है। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं? फटाफट बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, झटपट बता दो मुझे, यहां तक की बात सबको क्रैक है या नहीं? यहां तक की बात सबको क्रैक है या नहीं? यानी इस स्लाइड में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखाए हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स लिखाए हैं। मैं बता देता हूं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। पहली बात, दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म दो तरीकों से ग्रो कर सकता है। पहला, या तो उस ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ जाए या इंडिविजुअल्स का नंबर ही बढ़ जाए। अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, यानी साथ साथ होते हैं, यानी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है ये तीनों के तीनों इवेंट्स। अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर ग्रोथ, सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, यानी दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। प्लांट की ग्रोथ हमेशा होती रहती है ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और एनिमल की ग्रोथ एक एज के बाद रुक जाती है। जनरल बातें हैं, सारी बातें आपने अपने आसपास दुनियादारी में सुनी हुई होंगी, कोई बात नई नहीं बताई है मैंने कि हाँ भैया मैंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आपको समझा दिया है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको गौर से सुननी है ना? मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, ईमानदारी से सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब मुझे बताओ, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इन ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे हो रही है? मेरे भाई, अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था तो ये भी अपने नंबर्स को बढ़ा रहा था, सेल के नंबर को बढ़ा रहा था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ा रहा था। कैसे? सेल डिवीजन करके। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन होती है। अब आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ चुके हो, आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी किससे तैयार हुई है? एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से तैयार हुई है। वो जाइगोट जो था उसने सेल डिवीजन दिखाई बार बार, एक सेल से दो सेल बने, दो से चार, 8, 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन गए। तो सेल डिवीजन से ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी बनती है। एक प्लांट में भी जो नए नए सेल आ रहे हैं, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स नए नए सेल्स बना रहे हैं प्लांट में, वो सेल डिवीजन से ही तो बना रहे हैं। चाहे दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें ग्रोथ सेल डिवीजन से ही होती है। पहली बात यह है, ग्रोथ अकर बाय cell division in both unicellular and multicellular organisms. In both unicellular and multicellular organisms. अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। क्या आपके ऊपर भी एक पहाड़ की तरह मटेरियल जमा हो गया है? क्या आपके ऊपर भी पपड़ी बन गई है मिट्टी की? नहीं मेरे भाई, आपकी जो ग्रोथ हो रही है ये तो बॉडी के अंदर से हो रही है ना। चाहे आप किसी बैक्टीरिया को देखें, चाहे आप किसी पेड़ को देखें, चाहे आप किसी फंगस को देखें, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है वो सेल डिवीजन से हो रही है, जो कि एक इंटरनल प्रोसेस है। ये सेल आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं ना, बाहर से कोई सेल आकर आपकी बॉडी से चिपक थोड़ी रहा है। यानी आप जो ग्रोथ दिखाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ दिखाते हैं, इसे इंटरनल ग्रोथ कहा जाता है। आपने यहां पर क्या लिखा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन
शो इंटरनल ग्रोथ। हमारे अंदर जो होती है मेरे भाई, ये कैसी ग्रोथ होती है? ये इंटरनल ग्रोथ होती है। बाहर से कोई मटेरियल आकर के हमारे शरीर पे नहीं चिपका है, और चिपका है तो भी हम उसे नहा धोकर निकाल देते हैं, उसको ग्रोथ में कंसिडर नहीं करते हैं। करेक्ट। सो दिस इज इंटरनल ग्रोथ या इंट्रिंसिक ग्रोथ इसे कहा जाता है। बट कुछ नॉन लिविंग चीजें हैं जो ग्रो कर सकती हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो, can also grow by accumulation of matter, by accumulation of matter, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं? एक्रीशन भी कहते हैं। यानी आपकी बॉडी पे कुछ मटेरियल जमा हो जाना, इसे एक्रीशन कह दिया जाता है। सो नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो बाय accumulation of matter और एक्रीशन ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कौन कौन सी नॉन लिविंग चीजें ग्रो कर सकती हैं? जैसे सैंड माउंट जो है उस पर और रेत जमा हो गई, तो आप कह सकते हैं मोर सैंड अक्यूमुलेट ऑन सैंड माउंट। भाई मिट्टी के टीले पर और मिट्टी जमा हो गई तो क्या उसका मास बढ़ गया? यस गुरुजी, मास बढ़ गया, और मास बढ़ा तो ये भी तो ग्रोथ हो गई, बिल्कुल ग्रोथ हो गई। या आप कह दें स्नो accumulated on a mountain, snow accumulated on a mountain। तो इस माउंटेन का भी मास बढ़ गया, इस माउंटेन का भी मास बढ़ गया, तो क्या ये माउंटेन भी ग्रो कर गया? यस गुरुजी, ग्रो कर गया। अब मुझे एक बात बहुत आराम से सोच करके बताइए, चाहे ये सैंड माउंट का साइज बड़ा हो, चाहे ये माउंटेन का साइज बड़ा हो, क्या इन दोनों में इंटरनल ग्रोथ हुई है? नहीं सर, यहां तो मिट्टी के टीले पर और मिट्टी बाहर से आके जुड़ गई, आपका पहाड़ जो था उस पर और बर्फ बाहर से आके गिर गई। दिस इज नॉट इंटरनल ग्रोथ, दिस इज एक्सटर्नल ग्रोथ या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इट इज एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इसे एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हम लोगों ने कह दिया मेरे भाई, इसमें कोई पंगा नहीं है। यानी कि नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर सकती हैं एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ से, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ग्रोथ होती है, इनमें कोई एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। तो आप यहां पर एक नोट बना लीजिए और नोट बना के एक बात लिख दीजिए। नोट बना के आपने एक बात लिखी, सिंस non-living things also grow, since non-living things also grow, therefore growth is not a defining feature of living organisms। ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ये 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो हो रहा है, पर ये नॉन लिविंग चीजों में भी हो रहा है। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी, ये बात हमको समझ में आ गई, इस बात में कोई भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। अब मैं आपको एक बड़ा मुद्दा देता हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिए। अगर मैं ग्रोथ ना बोल करके, अगर मैं ग्रोथ ना बोल करके इंटरनल ग्रोथ बोल दूं, तो क्या यह एक डिफाइनिंग फीचर होगा? सर, इंटरनल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन यानी इंटरनल ग्रोथ होती है, और किसी भी नॉन लिविंग चीज में नहीं होती। तो इंटरनल ग्रोथ क्या एक डिफाइनिंग फीचर हो जाता है? अगर मैं आपसे अलग से सवाल बना दूं तो बिल्कुल हो जाता है गुरुजी। तो आप क्या कह सकते हैं? इंटरनल ग्रोथ या इंट्रिंसिक ग्रोथ is a defining feature।
ये एक डिफाइनिंग फीचर हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और किसी भी नॉन लिविंग चीज में नहीं पाया जाता। एकदम सिंपल बात है। और क्या कोई डेड बॉडी ग्रो करती है? नहीं सर, कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो फर्दर ग्रो नहीं करता, उसमें सेल डिवीजन होनी बंद हो जाती है। तो आप एक और चीज लिख सकते हैं कि डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो। डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो, क्योंकि डेड होने के बाद ये ऑर्गेनिजम्स रहे ही नहीं, इनको हम नॉन लिविंग थिंग्स काउंट करेंगे, इनको अब हम ऑर्गेनिज्म काउंट करेंगे ही नहीं। तो दे डू नॉट ग्रो एट ऑल। ये बात हमको सीखने को मिली। क्या ये बात एकदम बेसिक लेवल की बात है? क्या ये छोटी बातचीत थी? बिल्कुल सर, ये सारी बातें तो हम लोग बचपन से जानते हैं, क्योंकि हम लोग है जीनियस, टॉप नॉच बुद्धि है सर हमारी। ये सब तो आप पढ़ा के टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे, है ना? ये सब तो भाई तुम्हें पता ही होगा ना पहले से। एकदम पता है गुरुजी, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। सर वायरस में क्या होता है? वायरस में कुछ नहीं होता मेरे भाई। वायरस इज नॉन लिविंग और इतना छोटा होता है, उसके ऊपर मैटर भी क्या ही डालोगे। एक रेत के दाने से भी तो छोटा है वायरस, है ना? तो वायरस का कुछ नहीं है इसमें। इंटरनल ग्रोथ उसमें हो नहीं सकती क्योंकि वो लिविंग नहीं है, और एक्सटर्नल उसमें कर ही क्या लोगे। एक मिट्टी का दाना जितना छोटा होता है उतने इलाके में तो 1000 वायरस आ जाते हैं। यस, आओ मेरे दोस्त, अब इसी बात को हम लोग एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तिका में देख लेते हैं। क्वेश्चन अभी सॉल्व मत करना, दिस इज अ रिक्वेस्ट प्लीज। क्वेश्चन अभी सॉल्व मत करना, अभी हम पहले बात करेंगे। भैया मैंने बताया था दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इंक्रीज इन मास हो सकता है और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है। इसे ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ कह दिया। इससे ऊपर की जितनी भी बातचीत थी ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है और यूनिसेलुलर में भी सेल डिवीजन से होती है। मैंने बात लिखवा दी। प्लांट जो है इनमें ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती है, अपने लाइफ स्पैन के दौरान ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं। और एनिमल्स में जो है ग्रोथ ये अप टू अ सर्टेन एज, एक उम्र तक देखने को मिलती है। इसके बाद इनमें सिर्फ कुछ ही सेल्स होते हैं, कुछ ही टिश्यू होते हैं जो कि सेल डिवीजन दिखाते हैं टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स या फिर आपकी बॉडी को हील वगैरह करने के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब एक सेल से दो सेल बने तो इसे आप ग्रोथ कह लो, चाहे क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं। एक सेल से दो सेल बने तो चाहे सेल डिवीजन कह लो या आप रिप्रोडक्शन कह लो, सारी की सारी एक ही बात है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन ये सारे म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। जबकि अगर आप हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करेंगे, हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। भाई नॉन लिविंग चीजें जैसे कि आपके माउंटेन्स, सैंड बोल्डर्स या सैंड माउंट जो हैं, रेत के टीले और पहाड़, ये भी ग्रो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अक्यूमुलेशन हो जाता है अलग अलग मटेरियल का। मिट्टी के टीले पे और मिट्टी जमा हो जाती है, पहाड़ पे और बर्फ जमा हो जाती है, इसे एक्रीशन कहा जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनमें तो खास प्रकार की ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। लेकिन ये जो आपकी नॉन लिविंग चीजें हैं इनमें एक्सटर्नल ग्रोथ भी हो सकती है। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि क्या ग्रोथ जो है एक डिफाइनिंग फीचर है, तो आप कहेंगे इट कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन कोई अलग से पूछ ले इंटरनल ग्रोथ क्या एक डिफाइनिंग फीचर है? यस सर, एकदम डिफाइनिंग फीचर है। डेड ऑर्गेनिज्म जैसा मैंने बताया, अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है तो ये आपका लिविंग कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब एक नॉन लिविंग चीज ही है तो ये ग्रो नहीं करेगी इंटरनली, कोई यहां पर ग्रोथ नहीं होगी। करेक्ट? यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आ गई है गुरुजी। ग्रोथ हमारा खत्म हो गया है। अब हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। देखो मेरे भाई, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बताया था ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के सिलेबस में है, तो इसलिए एनोटेटेड एनसीईआरटी मैंने पहले दे दी थी, है ना? तो अभी आकर के टेंशन नहीं लेनी है। आइए मेरे भाई बड़ी बातचीत कर लेते हैं। ओके, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। देखो आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के एक विनती है, आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सारे क्वेश्चंस गौर से पढ़ना। पहले आने वाले को कोई इनाम नहीं दूंगा कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा किया, आपने सबसे फर्स्ट रैंक लेकर आए हो, कोई मेरी तरफ से आपको इनाम नहीं है। क्वेश्चन गौर से पढ़ना है और चारों ऑप्शंस गौर से पढ़ने हैं। कई बार ऑप्शन जो है ट्रिकी होते हैं, आपको सारी ऑप्शंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दीजिए फटाफट। सवाल में कवि ये पूछना चाहते हैं, अमंग द फॉलोइंग इंक्रीज इन बॉडी मास कैन बी टेकन एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। इंक्रीज इन बॉडी मास, अगर बॉडी का मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो कहां कहां इसे ग्रोथ माना जा सकता है?
भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्रीज इन मास हो सकता है, आप जब पैदा हुए थे छोटे से थे, अब ऐसे हो गए हो खा पीकर मोटू सेठ, इसका मतलब आप में भी इंक्रीज इन मास ग्रोथ कंसिडर किया जा सकता है। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी आपने देखा, चाहे रेत के टीले हो, चाहे कोई पहाड़ हो, उनके ऊपर बर्फ गिर जाएगी और रेत गिर जाएगी तो अल्टीमेटली उनका भी मास बढ़ जाएगा ना। तो बोथ 1 and 2 कैन बी द राइट आंसर। तो उत्तर क्या हो जाता है हमारा, मिस्टर सी, मिस्टर चूरा बच्चन हो जाता है, जो कि आप आसानी से यहां मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पहले सवाल का जवाब जो है वो क्या होता है, मिस्टर सी, मिस्टर 3। आओ मेरे भाई, लगभग 85% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ आर, ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है, कौन कौन से वो दो तरीके हैं, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन विड्थ, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मान लो, या बोथ 1 and 2। भाई इंक्रीज इन लेंथ क्या मैंने बताया था, नहीं बताया था गुरुजी। इंक्रीज इन चौड़ाई क्या बताया था, नहीं बताया था। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन मास, चाहे वो आप लंबाई में बढ़ के बढ़ाओ चाहे चौड़ाई में बढ़ के बढ़ाओ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये जो मास और नंबर की बात थी ये हम लोगों ने की थी, इन्हें ट्विन कैरेक्टर्स बोला जाता है। तो 1 and 2 आपका आंसर नहीं होगा, तो इसको हम लोग पहले ही काट देंगे। अगेन हमारा उत्तर जो है निकल के आता है मिस्टर चूरा बच्चन, मिस्टर सी। यस, एकदम करेक्ट है सर, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं। आओ मेरे दोस्त, लगभग 92% लोगों ने यहां पर सही मार्क कर दिया है। अब मेरे दोस्त यहां पर देयर इज सम ट्रिक। आपको लगेगा कि कई आंसर्स ऐसे हैं जो सही हैं, आपको सबसे बेस्ट आंसर चुनना है। जब भी आपको लगे कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हैं, गो विद द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहां हैं भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ग्रोथ कराओगे तो रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन साथ हो जाएगा फ्री में, लेकिन एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहां हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में। मल्टी सेल्यूलर भी बोल सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर चले जाओगे तो बात ही अलग हो जाएगी ना। तो सबसे बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया वर्ड जो आपको ढूंढना था वो था हायर या कॉम्प्लेक्स। भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो दे आर इंक्लूसिव इवेंट्स, एंड लोअर प्लांट और एनिमल है, मतलब ये भी बहुत चिंदी है। जैसे लोअर प्लांट अगर आप कहो, एल्गी जो है सबसे लोअर प्लांट है, तो एल्गी लोअर प्लांट है। एल्गी तो आपका कैसा हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है ना। क्लेमाइडोमोनास जो है उसको भी आप एल्गी में पढ़ते हो, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। तो मेरे भाई ये जो क्लेमाइडोमोनास है जिसको आप ग्रीन एल्गी में पढ़ते हो, ये भी तो यूनिसेलुलर है। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में लोअर को करने का रिस्क लो ही मत ना मेरे भाई, लोअर पे जाने का रिस्क लो ही मत। आप सीधा हायर एनिमल एंड प्लांट में जाओ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हायर प्लांट में भी होता है, एनिमल में होता है एक्सक्लूसिव इवेंट। यहां मार्क करोगे तो आधा आधा मार्क कर पाओगे, या तो प्लांट या एनिमल, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो whenever you get more than one option correct, always go for the best option। ये आपको जानबूझ के सवाल दिया गया था जिससे आप सवाल सॉल्व करना सीखें। लगभग 80% यार कमाल ही कर दिया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया अगला सवाल देख लो। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए। सवाल में कवि ये पूछते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि आपका माउंटेन और बोल्डर जो हैं ये भी ग्रो कर सकते हैं अगर हम इंक्रीज इन मास को ग्रोथ का क्राइटेरिया मान लें। ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जो माउंटेन्स हैं या रेत के टीले हैं वहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो बढ़ नहीं सकते, तो इंक्रीज इन मास ही हो रहा होगा। तो इंक्रीज इन मास कैसे होता है इनमें भैया, इंटरनल ग्रोथ तो हो नहीं सकती क्योंकि ये आपके नॉन लिविंग चीजें हैं। इंटरनल ग्रोथ नहीं हो सकती तो 2 को आपने वैसे एलिमिनेट कर दिया, तो उत्तर बचा आपका सिर्फ आउटसाइड, यानी एक्रीशन हो रहा है, यहां पर अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर हो रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाता है, मिस्टर 1 हो जाता है। आप सिर्फ एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दिखा रहे हो और किसी प्रकार की ग्रोथ यहां पर नहीं हो रही है। इंटरनल ग्रोथ नॉन लिविंग चीजों में नहीं होती है। तो आंसर निकल के आ गया अपना बच्चन। लगभग 90% आज हमारा स्टेगनेंट रहा है पोल मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। अब मेरे दोस्त थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, पर आपके लिए बहुत हार्ड बात नहीं है मेरे दोस्त, ये सवाल बहुत आसान है, आराम से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर। चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दी है, इसको पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट शब्द उठा लो। इन प्लांट्स ग्रोथ टेक प्लेस बाय डैश थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, यानी प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती है किस चीज के कारण, सेल डी डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, अलग अलग प्रकार के सेल बन रहे हैं, डिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन, या सेल मल्टीप्लिकेशन। मेरे भाई मैथ के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सबसे अच्छी बात है सेल डिवीजन सिखा दो उनको। एक सेल से 2 सेल बने तो क्या सेल का नंबर डबल हो गया है, क्या सेल मल्टीप्लाई कर गया है, यस।
इसे सेल डिवीजन भी कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। मैथ वाले सर खुजाने लग जाएंगे, आइला हमारे यहाँ तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन उल्टा होता है, हमारे यहाँ डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सेम है। एक सेल को डिवाइड करूंगा तो भी 2 सेल बनेंगे, एक सेल को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 2 सेल बनेंगे, यानी कि सेल डिवीजन को ही सेल मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है। तो सेल डिवीजन अगर हो रही है मेरे भाई, तभी तो मेरिस्टेमेटिक सेल लगातार डिवाइड करके प्लांट को ग्रो कर पा रहे हैं। तो उत्तर क्या आ गया? डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, सेल का मल्टीप्लीकेशन यानी सेल का डिवीजन। आ जाओ मेरे भाई, लगभग 70% सिर्फ नाम देखकर ही फिसल गए। सेल डिफरेंशिएशन मार्क कर दिया है मेरे भाई। तुम्हारा तेल पूरी साल खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। क्यों सर? यहां पर एक शब्द दिएला है सेल का डिफरेंशिएशन, यहां एक शब्द आ रहा है डिफरेंट, यानी प्लांट में जब सेल्स बनते हैं, नए नए सेल्स, तो वो एक जैसे होते हैं, फिर आपने उन सेल्स को डिफरेंट कर दिया है। किसी ने जाइलम बना लिया, किसी ने फ्लोएम बना लिया, किसी ने स्टोरेज करने के लिए सेल्स बना लिए। तो यहां सेल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, अलग अलग सेल्स बनने की बात हो रही है। हमें भैया यहां पर ग्रोथ की बात करनी है, हमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स को डिवाइड करना है, तो सारे सेल्स एक जैसे ही बनेंगे। डिफरेंशिएशन को आप एलिमिनेट कर सकते थे और मल्टीप्लिकेशन को ही डिवीजन कहते हैं। अगर आप नाम में घुसते आपका आंसर सही हो जाता। ठीक है, आओ मेरे भाई, ये सवाल थोड़ा बाद में कर लेंगे, या आप बोलो तो अभी देख ले। आ जाओ भाई देख लो, लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था, अलग से लिखवाई थी एक लाइन लास्ट लेक्चर में, याद है मुझे। हमारे पिछले क्लास की, पिछले लेक्चर की आखिरी लाइन थी, एक बार फटाफट आकर के देख लो। एलिमिनेट करने की कोशिश करना मेरे भाई, 45 सेकंड का टाइम ले लो, थोड़ा सोचने समझने वाला सवाल है, हिंदी सवाल नहीं है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो भूतकाल में पाए गए हों, चाहे वो अभी पाए जा रहे हों, चाहे वो भविष्य में आने वाले हों, सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। दे आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, क्यों भैया? आखिर इनमें ऐसा क्या है? दे शोज कॉमन जेनेटिक मटीरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। कॉमन जेनेटिक मटीरियल है हमारे अंदर, कौन सा भैया? न्यूक्लिक एसिड। भाई ऑर्गेनिजम्स में 2 ही प्रकार के जेनेटिक मटेरियल हैं, या तो डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दोनों के दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं। तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या निकल के आएगा भैया? न्यूक्लिक एसिड निकल के आएगा। क्या इस न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस आपके अंदर, मेरे अंदर, गधे के अंदर, घोड़े के अंदर, सबके अंदर सेम है? नहीं भैया, हमारे अंदर ये जो डीएनए आरएनए होगा, इनका सीक्वेंस डिफरेंट होगा, वेरिंग डिग्रीज। तो ये बात सही हो गई कि हम सबके अंदर कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए हम सेम है। दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम टाइप। क्या दुनिया में एक ही टाइप का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या सिर्फ आरएनए? नहीं मेरे भाई, कुछ में डीएनए है, कुछ में आरएनए है, ये बात गंदी हो गई। ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सब में एक जैसा सेल है मेरे भाई, कुछ प्रोकैरियोटिक है, कुछ यूकैरियोटिक है, प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल अलग है। तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दीज होने का तो चांस ही नहीं है। उत्तर आ जाता है अपना अपना बच्चन। यस मेरे भाई, आ जाओ मेरे दोस्त, लगभग 43%। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू डू नॉट यूज योर ब्रेन वाइल सॉल्विंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। क्या ये बात लास्ट लेक्चर में नहीं हो गई थी? बकायदा आप अपने नोट्स को ओपन करिए और लिखा हुआ कंटेंट देखिए। मैंने आपको बताया था, चाहे पास्ट का कोई ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे फ्यूचर का, वी ऑल आर लिंक्ड टू वन अनदर, वी ऑल शेयर सिमिलैरिटीज बिकॉज वी हैव सिमिलर जेनेटिक मटेरियल, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में भी 2 एरो बनाकर बताए थे कि डीएनए अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में, आरएनए कुछ चुनिंदा ऑर्गेनिजम्स में। तो अगर डीएनए और आरएनए 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड हैं तो सेम टाइप के तो नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपने इतना डिटेल में पढ़ा है, पहला चैप्टर था। कुछ सेल्स प्रोकैरियोटिक है, कुछ यूकैरियोटिक है। यूकैरियोट में भी फंगस का सेल अलग है, प्लांट का सेल अलग है, एनिमल का सेल अलग है, तो सब में सेम तरीके का सेल थोड़ी है। तो 2 को एलिमिनेट करते तो भी ऑल ऑफ दीज एलिमिनेट हो जाता। पहला उत्तर तब भी आ जाता अगर आप एलिमिनेशन जानते तो भी। तो ये बहुत हार्ड सवाल मैं नहीं मानता कि ये बहुत कुछ खतरनाक सवाल था और हमने बहुत ज्यादा टाइम लगाना था इस पे, ऐसा मैं नहीं मानता मेरे भाई। और देख लेते हैं आगे कोई और सवाल है कि नहीं। ओके, लेट्स चेक, कुछ तो निकल करके आना चाहिए मेरे भाई। ओके ठीक है, ये सवाल ट्राई करें। ये सवाल कॉम्प्लेक्स है, आराम से देखना। यहां पर क्या है, आपका 1 लिखा हुआ है, यहां छोटी बच्ची है, ये बड़ी होकर बड़ी बच्ची बन गई। यहां रेत का एक टीला है, सैंड माउंड है, ये बड़ा होकर बड़ा रेत का टीला बन गया। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। ये क्या है? एक बच्ची है, बच्ची है, ये बच्ची अब बड़ी हो गई है। ठीक है, ये बच्ची बड़ी हो गई है।
एंड ये क्या है, एक सैंड माउंड है, रेत का टीला है। अब ये रेत का टीला जो है ये भी आगे चल के बड़ा हो गया है, यानी इसके ऊपर और रेत जमा हो गई है। आपको इस सवाल में यह बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जितना मैं आपको बता चुका हूं उतने बेसिस पे भी आपका सवाल निकल जाएगा। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि आप दिमाग लगा पा रहे हो या नहीं। 30 सेकंड का टाइम देता हूं, इसमें फटाफट मार्क कर दीजिए। गंदी बात का पता लगाना है। सारी बातें आपकी अच्छी नहीं हो सकती, एक आधी गंदी भी होगी। गंदी बात का पता लगा लो। पहली बात यह है, टू डज नॉट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। टू जो है, रेत का टीला जो है, उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता। भैया मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सिर्फ लिविंग में होगा, किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं होगा। यानी ये बात तो करेक्ट है, यहां गुरुजी सही बात बता रहे हैं। बी लिखा है वन कैन बी स्टेराइल और फर्टाइल। वन जो है वैसे फर्टाइल होनी चाहिए, लेकिन कोई बीमारी हो जाए, कोई डिसऑर्डर हो जाए, स्टेराइल भी हो सकती है। फीमेल और मेल जो है ह्यूमंस किसी बीमारी के कारण तो स्टेराइल हो ही सकते हैं ना। इसीलिए तो फर्टिलिटी क्लिनिक्स खुले हुए हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स खुले हुए हैं दुनियादारी में। कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, तो फर्टाइल स्टेराइल हो सकती है, ये बात भी सही है। सी लिखा हुआ है टू डज नॉट एग्जिबिट ग्रोथ। टू में तो ग्रोथ हो रही है ना मेरे भाई, तो सबसे आसान चीज है, ये गंदी बात निकली। टू में तो ग्रोथ हो रही है अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर से। और ए कैन परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन। ए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, होगा ही होगा इसके अंदर, बिल्कुल होगा। तो मेरे भाई आसान आसान ऑप्शन थे ना ये, तो सी बहुत घटिया ऑप्शन था, इसीलिए आप बहुत आसानी से इसको मार्क कर सकते हो। ये आपका उत्तर निकल आएगा, मिस्टर चूरा बच्चन आंसर निकल आएगा। लगभग 70% लोगों ने सही कर दिया है, बाकी जगह बराबर कबाड़ा किया है तो किसी को कह नहीं सकते, इसीलिए डिब्बा बनाया था। इनकरेक्ट बात बतानी है, गंदी बात को मार्क करना था। टू डज नॉट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, टू नॉन लिविंग है तो इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, सही बात है, यानी हमारा आंसर ये नहीं है। वन कैन बी स्टेराइल और फर्टाइल, बिल्कुल फर्टाइल होनी चाहिए पर स्टेराइल भी हो सकती है। ह्यूमन बीइंग स्टेराइल हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। वन कैन परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन, वन में मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे क्योंकि लिविंग है। टू डज नॉट एग्जिबिट ग्रोथ, टू में तो ग्रोथ हो रही है अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर से, इसलिए तो छोटे से बड़ा दिखाया है, यहां ग्रोथ करके दिखा दी है मेरे भाई, और क्या चाहिए जीवन में। डायग्राम में ही खुद छोटा और बड़ा बनाया हुआ है, बिफोर आफ्टर बनाया हुआ है, ग्रोथ करके दिखाई गई है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए थी, कोई पंगा नहीं होना चाहिए था। यस मेरे भाई, यस मेरे भाई। ये आपकी बात हो गई है यहां तक, जहां हमने डिस्कशन कर ली है ग्रोथ की। यहां तक की बात सबको चमक गई है तो एक बार ये इन द चैट सेक्शन फटाफट लिख डालो मेरे दोस्त। यहां तक की बातें सबको समझ में आ चुकी हैं। अगर ग्रोथ सबको समझ में आ चुकी है, हम रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ने के लिए तैयार है, तो एक बार फटाफट ये लिख डालो मेरे दोस्त, जिससे कि तुम्हें आ सके मजा और मैं आगे आपको और बेहतरीन सवाल और टॉपिक्स क्रैक करके दिखा सकूं। रिप्रोडक्शन, री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है अगेन, यानी बार बार। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, यानी किसी चीज को बनाना। अब आप क्या बनाएंगे? यहां पर बच्चे बनाएंगे। तो री का मतलब होता है दोस्तों अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और टू जनरेट, यानी एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पर ऑर्गेनिजम्स खुद जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ऑलराइट, इसी बात को हम लोग यहां लिख डालते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स या प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन ऑर्गेनिजम्स, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये बनाते हैं, देयर नेक्स्ट जनरेशन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपनी अगली पीढ़ी को तैयार कर ले रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑर्गेनिजम्स को तैयार कर ले रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन जो है, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये दो प्रकार का होता है, हमको अच्छे तरीके से पता है। पहला जो आपका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यहां पर आपका सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा और उस एक ही पेरेंट से बच्चा कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है।
और दूसरा जो रिप्रोडक्शन होगा, दूसरा टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा, उसे हम क्या कह देंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देंगे। करेक्ट है गुरुजी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई पंगा नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो गैमीट फ्यूज करते हैं और गैमीट बनते हैं मियोसिस से। और मैंने आपको बताया था जब मियोसिस होता है तो 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बनती हैं, यानी वेरिएशंस आती हैं। तो यहां पर जो बच्चे पैदा होंगे वो पेरेंट्स से 100% सिमिलर होंगे। तो आप लिख सकते हैं प्रोजेनी is 100% similar, is 100% similar to its single parent। एक ही पेरेंट से बच्चा बना है, दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक ही पेरेंट से अगर डीएनए जा रहा है तो बच्चे में भी सेम टू सेम पेरेंट जैसा ही डीएनए होगा। तो प्रोजेनी इज 100% सिमिलर। तो इस प्रोजेनी को क्या कहा जाता है? प्रोजेनी इज कॉल्ड क्लोन। प्रोजेनी को क्लोन कहा जाता है। करेक्ट, क्लोन कहा जाता है, यानी ये कॉपी है अपने पेरेंट की, है ना। और कॉपी कैसी? ये 100% पेरेंट जैसा दिखेगा भी, तो 100% मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, या आप कह सकते हो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। दिखेगा भी पेरेंट जैसा, क्योंकि एक ही पेरेंट से सारे के सारे गुण आए हैं, तो दिखेगा भी एक ही पेरेंट जैसा, तो इट इज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। एंड एक ही पेरेंट से पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल भी आया है, किसी और पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो इट इज जेनेटिकली सिमिलर ऑल्सो। इसे हम लोगों ने क्लोन कह दिया। एक ही पेरेंट से डीएनए आया है तो डीएनए भी उस पेरेंट जैसा ही होगा 100%, और ये उसी पेरेंट जैसा दिखेगा भी, इसे क्लोन कह दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यहां पर आप क्या कह सकते हैं? प्रोजेनी हैज वेरिएशंस। प्रोजेनी में वेरिएशंस आएंगी, एंड अगर वेरिएशंस आएंगी तो प्रोजेनी बहुत बढ़िया इवॉल्व करेगी, यानी बहुत अच्छी इवोल्यूशन भी दिखाएगी। ये भी आपने देखा, ये भी आपने जाना। यहां तक की बात सबको चमकनी चाहिए, बहुत जनरल बात है, बहुत बेसिक बात है, ठीक है। अब मेरे दोस्त मैं आपको एक नोट बना करके बात लिखवाता हूं, उसको लिख लीजिएगा। हालांकि आपको पता है पर फिर भी लिखना जरूरी है, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है। नोट में हम लोगों ने ये लिखा कि नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस। नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस। जरूरी नहीं दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो। एग्जाम्पल, कौन कौन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता? आपने अच्छे खासे एग्जाम्पल लिख लिए थे, जैसे कि आपका म्यूल था, इसके दोनों पेरेंट्स अलग अलग स्पीसीज के थे। हिन्नी के दोनों पेरेंट्स अलग अलग स्पीसीज के थे। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, अगर ह्यूमंस में कोई डिसऑर्डर हो जाए जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है, ह्यूमन कपल्स। और मक्खियों में अगर बात करी जाए तो फीमेल मक्खियों में सिर्फ रानी मक्खी को रिप्रोड्यूस करने की छूट होती है, वर्कर मक्खी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इन्हें स्टेराइल वर्कर बीज कहा जाता है। इनका काम बस रानी मक्खी की सेवा करना होता है और छत्ते की साफ सफाई करना होता है, इन्हें रिप्रोड्यूस करने का हक नहीं है। तो अगर दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताओ, क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर के तौर पे लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। देयरफॉर आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर वैसे भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आई? सारी बच्चों वाली बातें हैं, सारी बच्चों वाली बातें हैं। हमने क्या बताया यहां पर कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे आप बच्चे पैदा कर सकते हो। अब वो बच्चे आपसे 100% सिमिलर भी हो सकते हैं अगर आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो, और वो बच्चे पेरेंट्स से थोड़े बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है पेरेंट्स ने तो। अब दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल, हिन्नी, स्टेराइल ह्यूमन कपल, स्टेराइल वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं कर रही हैं।
तो अगर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग फीचर के तौर पे नहीं लिया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, करेक्ट, यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं है, सारी बेसिक बेसिक बातें हैं। अब एनसीईआरटी में क्या किया है, कुछ टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, वो मैं आपको सिखा देता हूं। आओ मेरे भाई एक एक करके इन सारे के सारे टाइप्स को गौर से देख लेते हैं। एनसीईआरटी में कुछ टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिए हैं, हम क्या कर लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 करके सारे के सारे टाइप्स यहां पर हम लोग मैच कर लेंगे। बाद में यहां पे नंबर लिख लेंगे, अभी नंबर मत लिखो, सिर्फ गोला बना देते हैं। आप 1 2 3 4 5 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहला जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ये है बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब क्या होता है, खुद बताओ, खोपड़ी पे लगाओ चमेली का तेल और घुस जाने का इस नाम के अंदर। मेरे भाई बाय का मतलब क्या होता है, टाटा बाय बाय वाला बाय नहीं है, बाय का मतलब होता है टू, जो हमने बायवेलेंट और टेट्राड में देखा था। बाय का मतलब है दो, और फिजन का मतलब है फट जाना, फिजन का मतलब है फटना। तो अगर कोई सेल दो हिस्सों में फट जाए, टूट जाए, तो क्या उसे बाइनरी फिजन कहेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, ये क्या दिखाते हैं, बाइनरी फिजन दिखाते हैं क्या, यस गुरुजी, बाइनरी फिजन दिखाते हैं। जैसे यहां पर अमीबा की शक्ल बना देते हैं, ये आपका एक अमीबा है, इर्रेगुलर सी शेप का। ये अमीबा जो है फट गया और दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, ये आपकी क्या हो गई, दो डॉटर अमीबा हो गई। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें हमें कोई दंगा पंगा नहीं। ये है आपकी बाइनरी फिजन, यहां पर एक अमीबा था और इससे दो डॉटर अमीबा बन चुकी हैं। और ये दोनों डॉटर अमीबा जो बनेंगी, क्या ये ऑलमोस्ट इक्वल बनेंगी, यस गुरुजी। यहाँ अमीबा के दो टुकड़े हुए हैं तो ये दोनों टुकड़े ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इसे हम लोगों ने क्या कहा, बाइनरी फिजन कह दिया। बहुत बेसिक सी बात है, कोई यहां पर दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी भैया बाइनरी फिजन हो गई। अगर मैं इसके बाद अगला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखूं तो वो हो सकता है बाइनरी फिजन के बाद, लेट्स से बडिंग। बाइनरी फिजन के बाद हमने क्या देख लिया, बडिंग। अब बडिंग जो है मेरे भाई, इसमें एक शब्द आ रहा है, खोपड़ी पे लगाइए नारियल का तेल, घुस जाइए इस शब्द में। बडिंग में शब्द आ रहा है बड, जिसका मतलब है कली। पहले फूल जब नहीं खिलता तो वो कली होती है, कली खिलने के बाद फूल बनती है, यानी बड छोटा होता है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फूल खिलने के बाद बड़ा हो जाता है, कली छोटी होती है। तो यहां बडिंग मतलब कली यानी छोटा। तो समझ लीजिए यहां पर ये जो बडिंग है किस में होती है, ईस्ट में होती है और हाइड्रा में होती है। तो मैं यहां पर आपको ईस्ट के बारे में बता देता हूं। लेट्स से ये हमारा ईस्ट है, ये जो ईस्ट है इसमें एक बड डेवलप होता हुआ आपको दिखाई देगा, इसमें क्या हो जाएगी, बडिंग हो जाएगी। ये जो ईस्ट है मेरे दोस्त, इसमें एक छोटा सा बड डेवलप हो जाएगा ऐसा, और एक टाइम के बाद ये बड इतना बड़ा हो जाएगा कि ये अपने पेरेंट से सेपरेट हो जाए, और ये क्या करने लगेगा, इट विल ग्रो इंडिपेंडेंटली, ये अकेला रहने लगेगा, इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लगेगा, ग्रो इंडिपेंडेंटली, है ना। ये क्या है आपका, स्मॉल बड है, स्मॉल बड। यानी यहां पर बाइनरी फिजन में जब एक सेल के टुकड़े हुए तो बराबर टुकड़े हुए, लेकिन जब बड बना तो ये छोटा बड बना, इसे हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ये आपको ईस्ट या हाइड्रा में देखने को मिली। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तीसरी जो चीज है ये है आपके मिस्टर फंगस की कहानी। अब ये जो फफूंदी है ये अलग अलग तरीके से आपका रिप्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन ये फंगस जो है कॉमनली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फंगस इट रिप्रोड्यूस मेनली बाय मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स, इसमें कई सारे स्पोर्स होते हैं। तो इट रिप्रोड्यूस मेनली बाय मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। अलग अलग प्रकार के स्पोर्स हैं, है ना, उनमें से असेक्सुअल स्पोर का यहां पर जिक्र हो रहा है। लेट्स से ये आपका एक फंगस है, ऐसी सी बॉडी इस फंगस की दिखाई दे रही है, राइट। ये जो फंगस है इसके अंदर से कई सारे असेक्सुअल स्पोर्स आपके निकलते हैं। ये जब थैला फट जाता है तो असेक्सुअल स्पोर जो है रिलीज हो जाते हैं,
और ये रिलीज होने के बाद किसी प्रॉपर जगह पर जाएंगे, गिरेंगे और जर्मिनेट हो जाएंगे, नया फंगस बन जाएगा। यानी कि ये जो स्पोर है दे जर्मिनेट टू मेक न्यू फंगस, दे जर्मिनेट टू मेक न्यू फंगस। जहां पर भी ये स्पोर गिरेंगे, एक तरीके से जैसे बीज से पौधा बन जाता है उसी प्रकार से ये जो स्पोर्स हैं ये क्या करेंगे, जहां भी गिरेंगे नया आपका फंगस तैयार हो जाएगा। ये बात आपने देखी। तो 3 प्रकार की रिप्रोडक्शन हमने यहां पर देखी है। सबसे पहले बाइनरी फिजन, बाय का मतलब होता है 2, तो यहां पे एक ऑर्गेनिज्म के 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म के 2 टुकड़े लगभग बराबर होंगे। बडिंग में आपने क्या किया, एक जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म था इस पे एक छोटा सा अनइक्वल सा बड बनाया और ये बड आगे चल के ग्रो करेगा, पूरा नया ईस्ट बना लेगा, पूरा नया हाइड्रा बना लेगा। फंगस जो है ये असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसके स्पोर्स जो है फैल जाते हैं चारों ओर हवाओं में और जहां भी ये गिरेंगे वहां नया फंगस बन जाएगा। अब जो चौथे प्रकार का रिप्रोडक्शन है ये क्या है, ये है रीजनरेशन। रीजनरेशन, और वो भी सच्ची वाली, लोकल वाली नहीं भैया, कंपनी का काम है। इसको ट्रू रीजनरेशन कह सकते हो। ट्रू रीजनरेशन किसमें दिखता है, सबसे प्यारा जो एग्जांपल है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो वो है प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया क्या है, एक प्रकार का वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म है, एनिमल की कैटेगरी में आता है ये। इट इज अ फ्लैट वॉर्म, है ना। प्लेटी हेलमिंथ कैटेगरी बोलते हो ना फ्लैट वॉर्म को। प्लेटी मतलब प्लेट जैसा यानी फ्लैट, और हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म, तो इसे फ्लैट वर्म कह दिया प्लेनेरिया को। ये प्लेनेरिया कुछ ऐसे दिख रहा होता है आपको, ये प्लेनेरिया कुछ ऐसा दिखता है, टॉय टॉय। आप समझ लीजिए इस प्लेनेरिया के आपने टुकड़े टुकड़े कर डाले, इस प्लेनेरिया के आपने 3 टुकड़े कर दिए, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा। मेरे भाई अगर आपने इस प्लेनेरिया के टुकड़े कर दिए हैं, हर टुकड़ा जो है बड़ा होकर नया प्लेनेरिया बना सकता है। हर टुकड़ा नया प्लेनेरिया बनाने का हौसला रखता है, दम रखता है। हर फ्रेगमेंट से क्या बन गया, नया प्लेनेरिया बन गया। इस वाले से ये बना, इस वाले से ये बना, इस वाले से ये बना। हर टुकड़ा कितना ही छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, नया प्लेनेरिया बन जाएगा। यानी छोटे छोटे टुकड़ों से भी पूरा प्लेनेरिया रीजनरेट हो सकता है। इसी को हम लोगों ने क्या कह डाला, रीजनरेशन कह डाला मेरे भाई। दिस इज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजनरेशन। और पांचवा जो है ये भी रीजनरेशन से मिलता जुलता है, लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस जो कि मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी किसी ऑर्गेनिज्म के आप फ्रेगमेंट कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तो मेरे भाई हर टुकड़ा नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। जैसे कि एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है कहां पर, एफ फॉर फंगस में, है ना। एफ फॉर फिलामेंटस एल्गी में, फिलामेंटस एल्गी यानी ऐसा एल्गी जिसकी बॉडी फिलामेंट्स की बनी हुई है, इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, फिलामेंटस एल्गी। एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, आइला रोनाल्डो मॉसिस आ गए, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। मॉस इज अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइट, इसके बारे में आपको अभी 2 मिनट में बताऊंगा, डोंट वरी। प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस क्या है अभी के लिए भूल जाओ। एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन फंगस और फिलामेंटस एल्गी में देखने को मिला। लेट्स से यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर आपके पास एक फंगस है, या कह लो भैया फिलामेंटस एल्गी है, एल्गी बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, एल्गी है, ठीक है। एक ऐसा एल्गी जिसके कुछ फिलामेंट हैं, जिसकी बॉडी टुकड़ों में बटी हुई है, ठीक है जी, एकदम करेक्ट है सर। ये आपका हमने क्या किया, एल्गी बना लिया। अब इसकी बॉडी को हम कुछ ऐसे दिखा रहे हैं कि ये फिलामेंट जो है इतना ही है, छोटा सा टुकड़ा, ये फिलामेंट जो है इतना सा ही है, छोटा सा टुकड़ा, और बीच में आपके बड़े बड़े फिलामेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। ये देखिए यहां पर मैंने इसको आउटलाइन भी कर दिया है। ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है एक एल्गी का, ठीक है। कौन सा एल्गी है आपको पता लग गया होगा, स्पाइरोगायरा जैसा स्ट्रक्चर बनाया है यहां पर। अब मैं इसके टुकड़े कर देता हूं छोटे छोटे, एक टुकड़ा ये किया, एक टुकड़ा ये किया, एक टुकड़ा ये किया, 4 टुकड़े कर दिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, गौर से सुनना, कोई बताता नहीं है मेरे भाई, आराम से सुनिएगा मेरी बात। यूजुअली हम लोग पता है क्या कहते हैं कि भाई प्लेनेरिया के जब हमने 10 टुकड़े किए तो 10 प्लेनेरिया बन गए,
ऐसे ही हमने कहा कि इस एल्गी के जब हमने टुकड़े किए तो नए एल्गी बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो फिर रीजनरेशन ही हो गया ना गुरुजी, अगर मैं यहां पर भी टुकड़े कर रहा हूं और नए ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं, टुकड़ों से ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, ये भी तो रीजनरेशन हुआ। अलग बात क्या हो गई यहां पर, अलग बात क्या हुई, बहुत आराम से सुनना। यहां पर ये जो टुकड़ा है एक पूरा टुकड़ा है, यहां पर एक जो टुकड़ा है वो पूरा टुकड़ा है, यहां पे जो टुकड़ा है वो आधा टुकड़ा है, यहां पे जो टुकड़ा है एक आधा टुकड़ा है। ये जो पूरे के पूरे टुकड़े होते हैं इनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, लेकिन ये जो आधे अधूरे टुकड़े हैं इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा। यानी आप अपनी मर्जी से अपने मन मर्जी के साइज के टुकड़े नहीं कर सकते। प्लेनेरिया को भाई मिक्सी में डाल के भी पीस दूं, इसकी बॉडी के 100 टुकड़े भी कर दूं तो 100 प्लेनेरिया बन जाएंगे। इसके हर टुकड़े के पास इंफॉर्मेशन है कि पूरा प्लेनेरिया कैसा बनेगा। लेकिन मेरे भाई यहां पर हर टुकड़े के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। एक कंप्लीट टुकड़ा जो है, कंप्लीट फिलामेंट जो है, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि नया ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा। तो ये क्या है, कंप्लीट फ्रेगमेंट है। इट इज कंप्लीट फ्रेगमेंट। देयरफॉर कैन मेक न्यू एल्गी या न्यू ऑर्गेनिज्म लिख दो मेरे भाई। बट ये जो है यहां कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जो है यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां पर आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। यानी यहां सिर्फ वो फ्रेगमेंट जिनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि भाई पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, सिर्फ वही नया ऑर्गेनिज्म बना पाएंगे, आधे अधूरे टुकड़े नहीं बना पाएंगे। यहां किसी भी साइज का टुकड़ा कर दो, हर कोई नया इंडिविजुअल बना बैठेगा। ये हमने सीखा। अब हम देखते हैं भैया प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। अब यहां पर इस चैप्टर में नाम दे दिया है तो बताना जरूरी है कि प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस क्या होते हैं। ठीक है मेरे भाई, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस की सिर्फ शक्ल देख लेते हैं, क्योंकि अगला जो चैप्टर है, अगले से अगला चैप्टर प्लांट किंगडम, वहां तो मॉसी जी की पूरी डिटेल्ड डिस्कशन होगी। तो प्रोटोनेमा का मतलब क्या होता है, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, तो आप कह सकते हैं इसे इनिशियल स्टेज ऑफ मॉस, इनिशियल स्टेज ऑफ मॉस। और मॉस क्या है मेरे भाई, लिवरवर्ट और मॉस ये एक टाइप के ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट की दो कैटेगरी होती हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। तो मॉस जो है एक टाइप का ब्रायोफाइट है। कैसा होता है ये आपका प्रोटोनेमा ऑफ मॉस, ये जमीन पर रेंग रहा होता है। तो ये हरे कलर का यानी फोटोसिंथेटिक रेंगने वाला और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, इसीलिए मैंने यहां ब्रांचिंग भी दिखाई। और इसकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है जिन्हें हम फिलामेंट्स कहते हैं। तो मेरे भाई यहां भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं, तो इनसे नया मॉस बन सकता है। तो यहां मैंने 4 बातें लिखवाई हैं आपको, आराम से देखिए। सबसे पहला कि ये जो है रेंग रहा है, इसका मतलब इट इज क्रीपिंग, ये क्रीपिंग है यानी रेंगता है। दूसरी चीज ये ग्रीन है यानी फोटोसिंथेटिक है, खाना बना सकता है। तीसरा ये ब्रांच्ड है, इस पॉइंट पर आप अगर देखोगे तो ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचेस में फट रहा है आपका ये प्रोटोनेमा। तो तीसरी चीज आपने कही इट इज ब्रांच्ड। एंड चौथी चीज मेरी जान आपने यहां पर क्या कह दिया है कि ये ब्रांच के साथ साथ टुकड़ों में भी बटा हुआ है, फिलामेंटस भी है। और फिलामेंटस है तभी आप लोगों ने इसमें फ्रेगमेंटेशन होती हुई देखी है। फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स में, चाहे फंगस हो, एल्गी हो, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस हो, फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में ही क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है। इन्हीं की बॉडी आसानी से टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे आप लोगों ने किटकैट चॉकलेट खाई है, किटकैट चॉकलेट खाई है भाई। नॉर्मल अगर आपको मैं एक चॉकलेट का ढेला दे दूं, एक ईंट दे दूं, समझ लो भाई आपके पास एक ईंट है, मैं कहूं कि इस ईंट पे हाथ मारो और इसे 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ दो, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप उसे 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ पाएंगे। करेक्ट, नहीं तोड़ पाएंगे। यूजुअली आप उसे तोड़ ही नहीं पाओगे 2 बराबर टुकड़ों में। क्यों? क्योंकि बीच में कोई मार्किंग नहीं बनी हुई। लेकिन अगर आपने किटकैट चॉकलेट खाई है तो किटकैट चॉकलेट में 4 हिस्से पहले से बने होते हैं। तो आपने खटक करके एक टुकड़ा तोड़ा, खटक करके दूसरा, खटक करके तीसरा और चौथा, और 4 लोगों में किटकैट बांट दी। 4 बराबर टुकड़े हुए। क्यों? क्योंकि पहले से लाइन बनी हुई थी। ऐसे ही ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंगस के आगे भी लिख सकते हो, फिलामेंटस फंगस, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, इनकी बॉडी के ऑलरेडी टुकड़े टुकड़े जो है बीच में लाइनें बनी हुई हैं। इसको बस किटकैट की तरह से खट करके तोड़ना है, खट करके तोड़ना है।
खट करके तोड़ना है, इनके फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएंगे। और जब इनके फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हर फ्रेगमेंट नया इंडिविजुअल बना पाएगा, एक कंप्लीट फ्रेगमेंट जो है नया इंडिविजुअल बना पाएगा। यही हम लोगों को सीखना था, इसे ही हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस आप पढ़ेंगे आगे चल के प्लांट किंगडम में, बस इस चैप्टर में नाम दे दिया है तो आप समझना बनता है मेरे भाई। प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस क्या है? एक ऐसी स्टेज, समझ लो भाई मैं हरे कलर की एक बेल हूं और मैं जमीन पर रेंग रहा हूं, मैं खड़ा नहीं हो सकता पेड़ की तरह, मैं जमीन पर रेंगने वाली बेल हूं। तो एक हरे कलर की स्ट्रक्चर जो कि जमीन पर रेंग रही है, जिसकी ब्रांचेस भी हैं और छोटे छोटे फिलामेंट भी हैं, तभी ये फ्रेगमेंटेशन दिखा पा रही है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोनेमा ऑफ मॉस कहते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। इतना भी समझ लिया तो भी काम बहुत है, मत ही समझो भाई, छोड़ ही दो इसको, है ना। नहीं भी समझोगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई भाई किसी को गोली नहीं मारूंगा मैं इतनी सी बात पे, है ना। तो इट इज प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। ये डायग्राम आपने बनाया, ये डायग्राम आपने देखा, इट इज प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, करेक्ट। ये फ्रेगमेंटेशन है प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया के अंदर। फंगस जो है इसमें असेक्सुअल स्पोर से भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, रिप्रोडक्शन, बडिंग ईस्ट और हाइड्रा में, बाइनरी फिजन बैक्टीरिया अमीबा में। बात चमकिया नहीं, झटपट बताओ, फटफट बताओ मेरे दोस्त। यस, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अगर यहां तक सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, एक बार तारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराता हूं, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कराता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं और बहुत मजा करते हैं। जीवन में बहुत मजा करना मांगता है दोस्त। आओ मेरे भाई, दिखा देता हूं आपको कुछ खास इन द एनसीईआरटी। बस ये एक पेज है जो कि हमें पढ़ना था, क्वेश्चन अभी मत देखिएगा, आराम से जानिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टर तो है ही, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है ही। कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो सारे ही होते हैं। यहां पर आप क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं प्रोजनी को, यानी मेरे भाई आने वाली जनरेशन यहां पर आप बना रहे होते हैं। ये प्रोजनी आपसे सिमिलर भी हो सकती है 100% अगर आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और कम सिमिलर भी हो सकती है अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस पेरेंट्स ने किया है। अगर आपको वेरिएशन चाहिए, वेरिएबिलिटी चाहिए, तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना होगा। जैसे फंगस जो है इसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर से, और फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिल सकती है। अगर आप ईस्ट और हाइड्रा की बात करें तो यहां पर आपको अनइक्वल बड भी देखने को मिल सकता है। प्लेनेरिया की अगर आप बात करें जो कि एक फ्लैट वॉर्म है, तो यहां पर आपको ट्रू रीजनरेशन भी देखने को मिल सकता है। प्लेनेरिया का हर टुकड़ा नया प्लेनेरिया बना सकता है। फंगस, फिलामेंटस, एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस को अगर आप देखें तो इन सबकी बॉडी फिलामेंटस होती है, यानी इन सबकी बॉडी के आप छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, फ्रेगमेंट कर सकते हैं, तो ये फ्रेगमेंटेशन दिखा सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करें जैसे बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर एल्गी या अमीबा, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यहां ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन सारे के सारे सिनोनिमस होते हैं, यानी म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, यानी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये हम पहले ही जान चुके हैं। मैंने आपको बताया है कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं दुनियादारी में जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल है, हिनी है, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, ये आपके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग कैरेक्टर के तौर पे नहीं लिया जा सकता है। ये बात हमने सीखी, ये बात हमने जानी। यस, आगे देख लेते हैं हमने कौन कौन से सवाल कर लिए थे। यहां हमारे सारे सवाल बन चुके थे, यहां सारे सवाल बन चुके थे। इस सवाल पे आ जाओ मेरे भाई, आइए ये वाला सवाल सॉल्व कर डालिए। प्रश्न 7वां आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक बार फटाफट इसको सॉल्व कर डालिए। प्रश्न 7वें में कवि आपसे ये पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ट्रू रीजनरेशन। अरे यार इसमें तो गलती कर दी पोल लगा के भी, पर ठीक है याद हो जाएगा बोलते बोलते। ट्रू रीजनरेशन कौन दिखाता है? और जिनका ये सवाल हो जाए वो बाकी सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स यहां लिखे हुए हैं इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है ये भी बताएंगे। तो ट्रू रीजनरेशन होती है प्लेनेरिया में जो कि एक फ्लैटवॉर्म है, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, फिलामेंटस फंगस और फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होती है, अमीबा में और बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होती है, ईस्ट और हाइड्रा में क्या होती है? बडिंग होती है। हमें पता है यह सवाल बहुत ही चिंदी था, पर फिर भी हमने इसे मार्क कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, उत्तर क्या हो जाता है आपका? मिस्टर ए, मिस्टर अपना बच्चन। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। आओ मेरे दोस्त, लगभग 94% लोगों ने सही कर दिया है। अगले सवाल पे आ जाइए, यानी सवाल नंबर 8 पे। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस इन, यानी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेम माने जाते हैं? भैया टाइगर हमको पता है बहुत बड़ा होता है, एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है, हमारी ही कैटेगरी में आता है ना, तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं हो पाएगा। मैंगो भी आपको पता है एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये भी नहीं आएगा।
आपको मशरूम के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं ये बता देता हूं, मशरूम जो है ये एक फंगस है, और फंगस जो है ये यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, बस ईस्ट जो है ये एक यूनिसेलुलर फंगस है, इसे सैकरोमाइसिस कहा जाता है। ईस्ट बस एक यूनिसेलुलर फंगस है, इसके अलावा जितने फंगस आप पढ़ते हो अपने सिलेबस में ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है। ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है आपका मशरूम, ये बेसिडियोमाइसिटीज कैटेगरी में बिलोंग करता है, जो कि आप अगले चैप्टर में यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अमीबा क्या है, ये यूनिसेलुलर है, तो मेरे दोस्त आपका सिर्फ यूनिसेलुलर अमीबा जो है यहीं पर ग्रोथ, सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन को सेम माना जाएगा। लगभग 92% लोगों ने सही कर दिया है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, ये है आपका सवाल, इसे पढ़ लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नेवर टेक्स प्लेस, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा कभी भी। फर्टाइल ह्यूमन, भैया फर्टाइल ह्यूमन में तो होगा रिप्रोडक्शन, तो ये गलत हो जाएगा। वर्कर भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो फर्टाइल की जगह मेरे भाई इनफर्टाइल यहां होता तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता, और जब यहां ऑल ऑफ द अबव दिया होता तो ज्यादातर बच्चे गलती करते, वो फर्टाइल वाला भी मार्क कर देते है ना। तो यहां पर वर्कर भी, म्यूल और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उत्तर क्या आएगा, डी। ये तो काफी आसान सवाल था। यस, आ जाओ मेरे भाई, इसे मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। देखते हैं आगे हमारे पास और क्वेश्चंस इस टॉपिक से संबंधित है या नहीं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा मिस्टर डी, डॉक्टर बच्चन। लगभग 92% लोगों ने सही सॉल्व कर दिया है, क्योंकि बेसिक टॉपिक है तो इससे आसान आसान सवाल ही बनते हैं मेरे भाई। यहां इसे मार्क कर दीजिए दोस्त, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, मार्क कर दीजिए फटाफट। यहां लिखा हुआ है प्लेनेरिया, फंगस, ईस्ट अमीबा, यहां लिखा हुआ है बाइनरी फिजन, असेक्सुअल स्पोर्स, बडिंग, ट्रू रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। देख लो मेरे भाई कौन कौन सा मार्क हो रहा है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्त। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होगी गारंटीड, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 आपका एक में ही है, तो बात ही खत्म हो गई। और देख लो फंगस जो है इसमें असेक्सुअल स्पोर भी हो सकते हैं और आपका फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, तो इसको मार्क नहीं करते, छोड़ देते हैं। ईस्ट में बडिंग होती है, यानी सी का 3 हो जाएगा। और अमीबा जो है इसमें बाइनरी फिजन हो जाएगा, तो डी का 1 हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर क्या मार्क हो गया, बी का 2 मार्क हो गया, यानी फंगस में असेक्सुअल स्पोर मार्क किया है, फ्रेगमेंटेशन नहीं, तो उत्तर निकल करके आ गया। 30 सेकंड भी बहुत हैवी है इस सवाल के लिए, क्योंकि ठीक तरीके से मैचिंग नहीं की हुई थी, तो बहुत आसान सवाल था। अदरवाइज कुछ अच्छे ऑप्शन दिए जाते तो ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, पर कोई बात नहीं, अब जैसा सवाल है वैसा कर लिया हम लोगों ने, है ना। आ जाओ मेरे भाई, लगभग 93% लोगों ने सही कर दिया है। अब ये जो सवाल है दिस इज वेरी टिपिकल, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको कराऊंगा। ये सवाल आपके पीवाईक्यू का सवाल है, और पीवाईक्यू में ये पूछा जाता है, बट यूजुअली स्टूडेंट मार्क नहीं कर पाते। बहुत पहले पूछा गया था, अब तो 10 साल हो गए इस सवाल को पूछे हुए, पर यह बहुत प्यारा सवाल है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। आपसे यहां यह पूछा गया है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद, बायोलॉजी की पढ़ाई कहां स्टार्ट होती है, एक बार मार्क करके बताइए। आप में से कुछ लोग मार्क करना चाहेंगे, मुझे पता है, तो आप मार्क कर दो। देखो मैं माफी चाहता हूं, अधिकतर का ये सवाल गलत होगा, मैं मार्क करूंगा इसका आंसर बाद में। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 30-40% लोग सही बताएंगे, 30-40-50 अगर किसी ने बता दिया तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, मैं खुश हो जाऊंगा भाई अगर 50% लोगों ने सही बता दिया। ऑप्शन है सेल्यूलर, ऑर्गेनिज्मिक, एटॉमिक या सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, बताइए क्या है। अब जिन बच्चों ने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा बहुत अच्छी बात है, वेल डन, बहुत बहुत बधाई। ये आपको इकोलॉजी में भी पीवाईक्यू में मिलता है, लिविंग वर्ल्ड में भी मिलता है। एंड जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया है उनकी आज आंखें खुल जाएंगी, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, उनको पता लगेगा कि एक सवाल को सोचते कैसे हैं। तो इस सवाल में गलती आपकी माफ है। यह सवाल है सिखाने के पर्पज से कि सोचना कैसे है, सवाल को घूर घूर के देखना कैसे है। आओ मेरे भाई, टाइम इज अप, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद, बायोलॉजी की शुरुआत कहां से होती है, सेल्यूलर लेवल। सेल किससे मिलकर बनी हुई है, सर ऑर्गेनेल से, और ऑर्गेनेल किससे मिलकर बने हुए हैं, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। सब माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप में भी ना दिखाई देने वाले मॉलिक्यूलर लेवल, यानी इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। कुछ याद आया, एक पूरा का पूरा चैप्टर है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल से आप केमिस्ट्री और फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी की पढ़ाई आप कहां से स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज फ्रॉम बायोमॉलिक्यूल्स। तो एटम से आप केमिस्ट्री फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल पे आप इकोलॉजी की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अगर कोई पूछ ले ऑर्गेनिज्म लेवल पे क्या स्टार्ट होगी, यहां पर आप देखिएगा
एटॉमिक लेवल पे क्या स्टार्ट होती है, एटम और मॉलिक्यूल पे आप क्या कहते हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो पहला ही जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी एटम में आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म पे आप क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। इकोलॉजी की जब आप शुरुआत करते हैं तो आप एक ऑर्गेनिज्म पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। सेल्यूलर लेवल पे जब आप बात स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लाइफ की स्टडी कर रहे हैं, लाइफ स्टार्ट्स। लेकिन अगर बायो की बात करें तो सब माइक्रोस्कोपिक ये जो है बायोमोलिक्यूल्स, यहां पे क्या होगी, बायोलॉजी स्टार्ट्स। ये चारों पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बायोलॉजी स्टार्ट्स। तो बायोलॉजी में हम उन मॉलिक्यूल्स की भी चर्चा करते हैं जिनसे लाइफ बनी है, जिनसे सेल बना है। तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर मेरे पुत्र उत्तर आ जाएगा मिस्टर डी, दैट इज डॉक्टर बच्चन। वही बोला था 30-40 के आसपास आएगा, वही आपका आंसर आया, करेक्ट। बस यही आपको जानना होता है और कुछ नहीं, स्कैम वगैरह कुछ नहीं है मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई जो जो चीज नहीं समझ में आई वो स्कैम हो गई है, ऐसा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एक्नॉलेज योर मिस्टेक्स एज वेल एज टू लर्न समथिंग न्यू। हमेशा नया सीखोगे तो अच्छी बात है ना, इसमें बुरी बात क्या है। मैं आपको स्टार्टिंग से क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में आपकी गलतियां माफ है, बहुत गलतियां माफ। और पीवाईक्यू का सवाल है, कल को मुंह उठाकर दोबारा आ गया तो किसके पास जाओगे। अब या तो मैं अच्छे सवाल कराना छोड़ दूं कि आप स्कैम स्कैम लिखोगे, या मैं ढंग के सवाल कराऊं और आपकी भी इज्जत बनी रहे, मेरी भी इज्जत बनी रहे कि हाँ यार अच्छे सवाल कराते हैं। वरना इसको नहीं भी लाता मैं इस सवाल को तो भी लेक्चर में कोई कमी थोड़ी थी यार। जब सब कुछ सिखा ही दिया ना, अच्छा जा रहा है लेक्चर, सब कुछ अच्छा जा रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप क्वेश्चन उड़ा रहे हो, लेकिन थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स सवाल जो कभी एग्जामिनर ने अपने बुद्धि से सोचे हैं उनका डिस्कशन तो कर लें यार हम, तभी तो मजा आएगा ना। यस, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ मेरे भाई। यहां तक की बात सबको क्लियर है, फटाफट बताइए मेरे भाई, फटाफट बता दो। यहां तक की बात सबको क्लियर है, और आगे देख लेते हैं कुछ हमारे पास सवाल हैं या नहीं। ये दोनों सवाल हमारे हो चुके हैं, ये आप अभी नहीं कर पाओगे, फोटो पीरियड वाला है, कॉन्शियसनेस का सवाल है, ठीक है। आइए, यहां तक की बात हमारी डन हो जाती है। मेटाबॉलिज्म की डिस्कशन हम लोग शुरू कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म आपको पढ़ना चाहिए, मैं तो यही सलाह दूंगा कि एक बार मेटाबॉलिज्म आज में निपटा लो, है ना। देखो मेटाबॉलिज्म कराओगे आज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, और अच्छे से आपका अगर मेटाबॉलिज्म कवर हो गया, आई विल ट्राई, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, आई विल ट्राई कि कल मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूं और आपका कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस भी पढ़ा दूं, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका कल ये टॉपिक, मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई, आप एमआर सर का भी नाम लिख रहे हो, कुछ करते हैं क्या एमआर सर, ऐसा ही कुछ करते हैं राइट, कि एक सवाल दिया जो कि बहुत आसान लगता है, फिर आप गलत ऑप्शन मार्क कर देते हो, फिर सर करेक्ट कर देते होंगे, राइट, दिस इज द वे, है ना। तो कई लोग करते हैं, अच्छा है, बढ़िया है तो अच्छा है, आज आपको मेरा छोटा सा बॉम्ब भी देखने को मिला, हालांकि हम कई बॉम्ब फोड़ेंगे अभी आने वाले टाइम में, डोंट वरी। ओके भाई, पढ़े या ना पढ़े फटाफट बताओ। देखो अभी हमारे पास टाइम तो है 2:42, 18 मिनट में तो आराम से आपको मैं ये टॉपिक करवा के निकल जाऊंगा, आराम से, है ना। मेटाबॉलिज्म पे आ जाओ मेरे भाई, कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि मेरे भाई ये टॉपिक जो है आपके नीट के सिलेबस में है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप जितना इसको खींचोगे उतना आपके लिए दिक्कत होगी। जल्दी 1-2 लेक्चर में खत्म कर देंगे, है ना। और अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास देता भी हूं उसको बाद में देखते रहना अपने मन मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा क्लास ना दूं, मंडे को हम लोग लाइव बैठे, बट फिर भी कर लेंगे हम लोग छोटी मोटी चीजें। आ जाओ मेरे दोस्त, मेटाबॉलिज्म पे आ जाओ। मेटाबॉलिज्म की बात जो है शुरू करते हैं। आपकी बॉडी किस चीज की बनी हुई है सर, फौलाद की बॉडी है, लोहे की बनी है ना। नहीं मेरे भाई, आपकी बॉडी जो है अलग अलग केमिकल्स की बनी है। हम कहते हैं कि हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। सेल्स की अगर आप मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो मेम्ब्रेन किसकी बनी थी, लिपिड की, प्रोटीन की बनी थी, कार्बोहाइड्रेट की बनी थी, कोलेस्ट्रॉल की बनी थी। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। सेल के अंदर अगर आप देखोगे तो साइटोप्लाज्म है, अलग अलग छोटी छोटी चीजें भी उस साइटोप्लाज्म में घुली हुई हैं। यानी आपकी पूरी बॉडी और कुछ नहीं बल्कि केमिकल्स का एक ढांचा है, और ये केमिकल्स एक जैसे नहीं रहते, कुछ और केमिकल्स बनाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से पढ़ाऊंगा, आराम से सुनो। मैं जानता हूं आप सभी को भूख लगी है, इसलिए आप सभी लोगों के लिए आलू का पराठा तैयार है। ये हमने आलू का पराठा तोड़ा और ये मुंह में डाला। आलू का पराठा जो है इसमें 2 चीजें हैं,
आलू के पराठे में आटा भी है और उसके बीच में आलू भी भरा हुआ है। आटा जो है गेहूं का था, यानी उसमें भी आपका क्या है, स्टार्च है, और आलू जो है उसमें भी आपका स्टार्च है। जब ये आलू का पराठा आपने मुंह में डाला और चबाना शुरू किया तो मेरे दोस्त ये जो स्टार्च है डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया। आपके मुंह में आपका सलाइवा होता है और सलाइवा में एक केमिकल होता है सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज जो स्टार्च को तोड़े, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को तोड़े, तो आपका जो अमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च से झगड़ा शुरू कर देगा आपके मुंह में ही। जब आप आलू के पराठे को चबा ही रहे हो और इसमें सलाइवा मिक्स कर रहे हो, इस टाइम पर स्टार्च डाइजेस्ट होना शुरू हो गया और ये स्टार्च कन्वर्ट होगा किसमें, माल्टोज में। फिर आपने गटक लिया इसको, गुटुक, और ये जो स्टार्च है नीचे चला गया आपके एलिमेंट्री कैनाल में और बहुत सारे एंजाइम्स आए और इस माल्टोज के भी चीथड़े उड़ा करके इसे कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। तो क्या स्टार्च स्टार्च रहा? नहीं गुरुजी, स्टार्च माल्टोज बन गया। क्या माल्टोज माल्टोज रहा? नहीं गुरुजी, ग्लूकोज बन गया। क्या ग्लूकोज ग्लूकोज रहा? नहीं गुरुजी, ये तो ऑक्सीडाइज होकर एटीपी बन गया, इसने तो हमें एनर्जी दे दी। और मेरे भाई बचा हुआ जो ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी में स्टोर हो गया, ग्लाइकोजन बन गया। जब हमें जरूरत होगी तो एक ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज बन जाएगा। और आपको पता है कि ग्लूकोज जो है इसकी साइकिल कितनी लंबी है, हम तो भाई पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इस पे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस दिखाता है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट जो है आपका बेसिकली लिंक रिएक्शन दिखाता है और कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में। उसके बाद क्रैब साइकिल होती है, ईटीएस होता है, कितनी सारी चीजें हैं मेरे भाई। इसका मतलब कोई भी केमिकल टिक के नहीं बैठता आपकी बॉडी में, मेटाबोलाइज होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है किसी और केमिकल में। तो आप यहां क्या कहते हैं, आप यहां कहते हैं बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बॉडी ऑफ लिविंग organisms are formed of various chemicals, है ना। एंड ये जो केमिकल हैं और अलग अलग केमिकल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो आपने लिखा दीज केमिकल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अदर केमिकल्स via metabolic reactions, करेक्ट है, करेक्ट है गुरुजी। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या ये जो मेटाबॉलिज्म है, क्या होता है, आपकी बॉडी में होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं इनको मिला के हम लोगों ने क्या कह दिया, मेटाबॉलिज्म कह दिया। यानी सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, sum total of all chemical reactions occurring in our body is called metabolism, मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं इनको हम मिला जुला के क्या कहते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये जो मेटाबॉलिज्म है इसमें दो प्रकार के रिएक्शन हो रहे होते हैं मेरे भाई। पहले जो रिएक्शन हो रहे होते हैं इन्हें कहा जाता है कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरे जो रिएक्शन है इनको कह दिया मेरे भाई एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिक रिएक्शन। आराम से सुनिएगा क्या हुआ। पहले जो रिएक्शन है इनको क्या कहा, मिस्टर कैटाबॉलिज्म। कैटा में किसका साउंड आ रहा है, काटा का। यानी आपने किसी चीज को काटा है, काट दिया है, यानी यहां बड़ा सा जो मॉलिक्यूल है इसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया है। इस मॉलिक्यूल को आपने काटा है तो इसको काटाबॉलिज्म कहा जाता है। करेक्ट, एक बड़े मॉलिक्यूल को आपने काटा तो इसे काटाबॉलिज्म कहा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन गए।
जैसे जब आपने गुल्लक को तोड़ा तो उस गुल्लक के टुकड़े टुकड़े हो गए, पैसा रिलीज हो गया, वैसे ही यहां पर क्या हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। जब आप एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो इसके बॉन्ड टूट जाते हैं तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। और ऐसे रिएक्शन जहां एनर्जी रिलीज होती है इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। नाम में घुस जाओ, एक्स का मतलब एग्जिट और थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ने एग्जिट ले ली है, हीट ने एग्जिट ले ली है, यानी एनर्जी रिलीज हुई है। और एक्सोथर्मिक को आप एक्सर्गोनिक भी कह सकते हो, एक्स एक्स से याद कर लिया, एक्सर्गोनिक। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। और दूसरी जगह आपने क्या किया, दूसरी जगह इसको आपने बोला अनाबॉलिज्म। अनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं, ये एक दूसरे को कहते हैं इधर आना, मेरे साथ जुड़ जाना, एक दूसरे को बुलाते हैं अनाबॉलिज्म, एक दूसरे को आने के लिए बोलते हैं। तो बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर एक गुल्लक भर दी है, तो एनर्जी आपने डाली है, पैसा डाला है इसमें, तो एनर्जी इज यूज्ड, एनर्जी यूटिलाइज्ड, जेब से एनर्जी लगानी पड़ी। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है इसी से हमने नाम देखा एंडरगोनिक। तो एक्सोथर्मिक को एक्सर्गोनिक कहा, एंडोथर्मिक को एंडरगोनिक कहा। ये जो एन एन शब्द है ये यहां पर आपका क्या आ जाएगा, एकदम कॉमन आ जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात यहां नहीं है। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट, या तो आपकी बॉडी में ऐसे रिएक्शन होंगे जो चीजों को तोड़ फोड़ रहे होंगे, जैसे मेरे भाई आपने प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ दिया, प्रोटीन टू अमीनो एसिड, प्रोटीन के टुकड़े कर दिया आपने, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ये है कैटाबॉलिज्म। और इसी अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के एक प्रोटीन बना दिया, तो मेरे भाई ये क्या है आपका एनाबॉलिज्म, अमीनो एसिड टू प्रोटीन, ये क्या हो गया आपका एनाबॉलिज्म हो गया। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपका क्या है, मेटाबॉलिज्म है। क्या ये मेटाबॉलिज्म दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है? यस गुरुजी, दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। और क्या ये किसी भी नॉन लिविंग चीज में देखने को मिलता है? नहीं गुरुजी, किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं देखने को मिलता। इसीलिए आप क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म इज a defining feature of लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक डिफाइनिंग फीचर है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है, इसमें हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान ये बात है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है सर। अब मेरे भाई, क्या ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपकी बॉडी के बाहर आप परफॉर्म कर सकते हो? ओकेजनली बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड इन सेल फ्री सिस्टम, यानी सेल की जरूरत नहीं है इन्हें परफॉर्म करने के लिए, इन सेल फ्री सिस्टम, सेल की जरूरत नहीं है, यानी आउटसाइड द बॉडी ये रिएक्शन हो रहे हैं, दैट इज आउटसाइड द बॉडी ये रिएक्शन हो रहे हैं। तो इन रिएक्शंस को हमने क्या कह दिया, इन विट्रो रिएक्शन कह दिया। तो दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन सेल फ्री सिस्टम दैट इज आउटसाइड द बॉडी, दैट इज इन विट्रो रिएक्शन, इन विट्रो रिएक्शन, इन विट्रो रिएक्शन। समझ लीजिए आपकी बॉडी में जो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसी रिएक्शन को मैं टेस्ट ट्यूब में करा रहा हूं। ये आपका टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आपका क्या पड़ा हुआ है, स्टार्च पड़ा हुआ है। इस स्टार्च को मैंने क्या करा दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या सेम रिएक्शन है जैसा आपकी बॉडी में हो रहा था? सर मेरी बॉडी के अंदर भी स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यहां भी जब स्टार्च ग्लूकोज बनाएगा तो सेम टू सेम ही ग्लूकोज बनेगा, तो इट इज कॉल्ड अ लिविंग रिएक्शन। इसे भी मेरी बॉडी जैसा रिएक्शन ही कहा गया, सेम टू सेम ही रिएक्शन है, कोई फर्क नहीं है, इट इज कॉल्ड अ लिविंग रिएक्शन। बट इट इज नॉट अ लिविंग थिंग। इस टेस्ट ट्यूब को कोई मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी बोलने लग जाऊंगा। इट इज नॉट अ लिविंग थिंग।
यानी ये जो टेस्ट ट्यूब है ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो जाएगी, ये कोई लिविंग चीज नहीं हो जाएगी, पर अपनी बॉडी का एक आधा रिएक्शन मैं बाहर भी करके देख सकता हूं। जैसे मेरे दोस्त आप आराम से समझिए, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट सुना है? टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। एक टेस्ट ट्यूब ली, वहां पर मेल का स्पर्म डाला, वहां पर फीमेल का ओवम डाला, और इन दोनों चीजों का फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने कर दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर ही, और उसी प्रकार का बच्चा पैदा हुआ, उसी प्रकार का जाइगोट बना जैसा फीमेल की बॉडी में बनता है। यानी टेस्ट ट्यूब में एक आधा रिएक्शन वैसा भी हो सकता है जैसा आपकी बॉडी में हो रहा था। आपको बस इस टेस्ट ट्यूब को सेम सेम कंडीशन देनी है। आपने जो स्टार्च खाया वही स्टार्च इस टेस्ट ट्यूब में डाल दो। आपने जो सलाइवरी अमाइलेज यूज किया, जिस टेम्परेचर पे यूज किया, जिस पीएच पे यूज किया, वही यहां पर टेम्परेचर दे दो, वही पीएच दे दो, वही एंजाइम दे दो, स्टार्च भी टूटना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये भी सेम टू सेम वैसा ही रिएक्शन है जैसा आपकी बॉडी कराती है। यानी कि ये भी आपकी बॉडी जैसा ही रिएक्शन है, एक लिविंग रिएक्शन है। ये भी सेम वही रिएक्शन है जो आपकी बॉडी में हो रहा है, बस वो यहां पर टेस्ट ट्यूब के अंदर करा रहे हो, तो ये लिविंग रिएक्शन से इक्वल ही है। पर ऐसा थोड़ी है कि इस टेस्ट ट्यूब को मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलने लग जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो ये टेस्ट ट्यूब में होने वाला जो रिएक्शन है, ये जो इन विट्रो रिएक्शन है, जो हम हमारी बॉडी के बाहर कराते हैं सेल फ्री सिस्टम में, क्योंकि यहाँ किसी सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ तो टेस्ट ट्यूब में काम हो रहा है, तो ये हमारी बॉडी के बाहर होने वाले जो रिएक्शन है मेरे दोस्त, इनको हम क्या कहते हैं? इन विट्रो रिएक्शन। ये लिविंग रिएक्शन है, पर ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये कोई लिविंग चीज नहीं है। क्या ये बात आप सभी लोगों को चमक गई है? फटाफट बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई है? यस गुरुजी, बस इतनी ही बात थी, बस यही हमें करना था और कुछ नहीं। यानी मैंने आपको बताया आपकी बॉडी अलग अलग केमिकल्स की बनी हुई है। ये केमिकल्स लगातार नए केमिकल्स बनाते रहते हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन से बनते हैं। अब दो प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शन है आपकी बॉडी में। कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक में बड़ा मॉलिक्यूल टूट टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बना रहा है। काटाबॉलिक यानी काट रहे हो एक बड़े मॉलिक्यूल को, तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो इसे एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक कहा। और छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल अगर बना रहे हो तो यहाँ आपको एनर्जी जेब से लगानी पड़ेगी, इसे एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक कहा। तो मेरे दोस्त यहां पर आप एनाबॉलिक रिएक्शंस को देख सकते हो। जैसा मैंने बताया मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और किसी भी नॉन लिविंग चीज में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होते। यहां आप एक आधा रिएक्शन अपनी बॉडी के बाहर जरूर करा सकते हो टेस्ट ट्यूब में। आपको इस टेस्ट ट्यूब को अपनी बॉडी जैसी ही कंडीशन देनी पड़ेगी, तो ये भी लिविंग रिएक्शन है आपकी बॉडी जैसा, पर ये कोई लिविंग थिंग नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है टेस्ट ट्यूब। ये बात आपने देखी, ये बात आपने जानी। एक बार मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करा देता हूं, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। करेक्ट, आ जाओ मेरे भाई। यहां पर देखो, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी केमिकल्स की बनी हुई है, और ये जो केमिकल्स हैं कॉन्स्टेंटली कुछ और केमिकल्स बना रहे होते हैं। और एक केमिकल जब किसी और केमिकल में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन यहां पर हो रहा है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे कोई प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, सारे के सारे मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं, यानी सब में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। करेक्ट। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि आप अपनी बॉडी के बाहर कर रहे हो, आइसोलेटेड मतलब अलग से कर रहे हो, इन विट्रो रिएक्शंस ने कहा जाता है। ये कोई लिविंग थिंग नहीं है, ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट हाँ लिविंग रिएक्शंस जरूर है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, और सेल का होना भी एक डिफाइनिंग फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है, ये भी हमें पहले से पता है। करेक्ट है भाई? करेक्ट है सर। यहां देख लेते हैं, ऊपर के सवाल हम सारे के सारे सॉल्व कर चुके हैं, कोई सवाल छूटना नहीं चाहिए। सारे सवाल बना चुके हैं, सारे सवाल बना चुके हैं, यहां पर भी सारे सवाल बना चुके हैं। आ जाओ मेरे दोस्त यहां पर और कुछ सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 2-3 सवाल आप कर लीजिए, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस में नेक्स्ट टाइम पढ़ा दूंगा। आ जाओ मेरे भाई, प्रश्न संख्या 10 कर लो। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कोई रिएक्शन आपकी बॉडी के बाहर हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, तो उस रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? इसे क्या हम इन विट्रो रिएक्शन कहेंगे? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इज इन विट्रो। इन विवो रिएक्शन वो होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, इन आर बॉडी। यानी अभी मेरी बॉडी में जितने भी रिएक्शन चल रहे हैं वो सारे इन वीवो हैं, जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर इन वीवो। मेरी बॉडी के बाहर अगर टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन में कर रहा हूं, दैट इज इन विट्रो। जो इन विट्रो रिएक्शन थे इन्हें लिविंग रिएक्शन कहा गया था। दे वर नॉट लिविंग थिंग्स बट दे वर लिविंग रिएक्शन। ये हमारी बॉडी के रिएक्शंस जैसे ही थे, एकदम समान थे। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी, ए और सी।
बी आपकी गलत हो जाएगी, बाकी ए और सी आपकी करेक्ट हो जाएगी। कि आइसोलेटेड रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं टेस्ट ट्यूब में तो उसे इनविट्रो भी कहा, और वो एक लिविंग रिएक्शन है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, पर वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन कहलाएगा। उत्तर हो गया आपका मिस्टर डी। आय हाय क्या कर दिया है भैया मेरे भाई, मैंने आज आपको दो ही बातें बताई थी, पहला सवाल गौर से पढ़ना और दूसरा सारे ऑप्शंस गौर से पढ़ना, और यही कबाड़ा कर दिया है मेरे भाई। जो इन विट्रो रिएक्शन है क्या वो लिविंग रिएक्शन नहीं होगा? अभी गला फाड़ फाड़ के यहां पर बताया गया है कि ये जो है इट इज नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। अब भी पढ़ा के हटाऊं, जस्ट नोट्स में भी लिखवाया है, तो यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी, है ना। सिली मिस्टेक नहीं है भाई, पूरा का पूरा ब्लंडर है। सिली मिस्टेक जब तक बोलते रहोगे तब तक ये करेक्ट होगा भी नहीं, है ना। इट इज अ बिग मिस्टेक। आ जाओ भैया अगला सवाल देखो। रिएक्शन विच फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर इंक्लूडेड अंडर, यानी कि आपका लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, यानी अगर डायग्राम में बनाऊं तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो बताओ ये क्या है? यहां हम मॉलिक्यूल्स को काट नहीं रहे, तो ये कोई काटाबॉलिज्म नहीं है। यहां तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आने के लिए बोल रहे हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। और एनाबॉलिक रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक नहीं। तो बाकी सारी बातें गलत हैं, सिर्फ एनाबॉलिज्म ही करेक्ट है, बाकी सारी बातें एलिमिनेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली, राइट। कैटाबॉलिज्म होता, काटाबॉलिज्म जब आप गुल्लक तोड़ते हो तो पैसा रिलीज। सिमिलरली मेरे भाई नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ोगे उसके बॉन्ड्स टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एक्सोथर्मिक कैटाबॉलिक होता है। यहां एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो एक्सोथर्मिक भी एलिमिनेट, कैटाबॉलिज्म भी एलिमिनेट, तो आपका ऑटोमेटिकली एनाबॉलिज्म बिकम्स द राइट आंसर। लगभग 80%। वेरी हैप्पी, बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल सॉल्व कर लीजिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन टू फॉर्म अमीनो एसिड, एक प्रोटीन टूट टूट के अमीनो एसिड बना रहा है, तो बताओ ये कैसा रिएक्शन है? प्रोटीन टूट टूट के अमीनो एसिड बना रहा है तो ये कैसा रिएक्शन होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई फटाफट बता दो। सर प्रोटीन को काट काट के तोड़ तोड़ के अमीनो एसिड बना रहे हैं, तो क्या ये काटाबॉलिक रिएक्शन है? बिल्कुल है। क्या ये एनाबॉलिक रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं। कैटाबॉलिक रिएक्शन में मॉलिक्यूल तोड़ा एनर्जी रिलीज, तो क्या ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है? बिल्कुल सही बात है। तो क्या मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा? मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो गया गुरुजी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें इसमें नहीं है। मेटाबॉलिज्म बहुत ही आसान कंसेप्ट है, हमने सीख लिया, है ना भाई, बहुत बढ़िया। अब ये सारी बातें जो है मेटाबॉलिज्म की आपको बायोमॉलिक्यूल्स में भी हेल्प करेंगी, एज वेल एज हम जब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में और रेस्पिरेशन के बारे में, तो मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट वहां पर भी बकायदा लिंक हो रहा होगा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यस, उत्तर हो गया है हमारा मिस्टर डी, लगभग 60%। यार इतनी गलती यार, एक बात को कितनी बार बताया जाए कि आपको समझ में आए मेरे भाई, ये बताइए। इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, क्यों महारथी बनने की कोशिश करनी है और क्यों आपको लीडर बोर्ड पे आना है। मैं लीडर बोर्ड दिखाना ही बंद कर रहा हूं, बिकॉज दिस क्रिएट एन अननेसेसरी केओस। आपको पता नहीं है कि आपकी कॉग्निशन कितनी करप्ट हो चुकी है। ये चीजें जब छोटी छोटी होती हैं तो आपको समझ में नहीं आती। मैं इतने एग्जाम निकाल चुका हूं, इसीलिए आपको बहुत ईमानदारी से बात बता रहा हूं, ये सारी चीजें आदतें बन जाती हैं कि आप क्वेश्चन देखते हैं आंसर मार्क करो, दिस विल बिकम अ हैबिट, एंड ये आपके एग्जामिनेशन हॉल तक अगर आपके साथ ये आदत चली गई, आप ट्रस्ट में 20-25 नंबर ऐसी जगह पर गवा के आ जाओगे जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आपके लिए। यू विल लूज योर मेडिकल कॉलेज सीट एंड यू विल लूज योर ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज। आप एक अच्छे बच्चे भी होगे, आप एक 700 नंबर के भी बच्चे होगे, आप 650 पे आकर लैंड करोगे। आपसे कम जानने वाला बच्चा आपसे बढ़िया पेपर अटेम्प्ट करके आ जाएगा। आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चे बहुत महाज्ञानी होते हैं लेकिन पेपर नहीं निकलता उनका, क्यों? क्योंकि पेपर सॉल्व करना ही नहीं आता। दिस इज अ टेक्निक भाई। अगर नॉर्मली पढ़ते अगर आप आखिरी ऑप्शन तक, तो क्या आपका ये गलत हो सकता था? खुद बताओ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू ऑल कि मेरे पढ़ाने के बाद, सारी चीजें इतनी आसान तरीके से समझाने के बाद और बढ़िया तरीके से समझ जाने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह सवाल आपका गलत हो जाए। यह सवाल सिर्फ तभी गलत हो सकता है जब आप ऑप्शन ना पढ़ें, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था इस सवाल को गलत करने का। ये तो बहुत बेसिक बात थी, है ना। तो बस सवाल पढ़ना सीख जाओ यार, उतना तो आता सबको सब कुछ है। आज जितने भी बच्चे लेक्चर में आए थे सबको सब आता है, सवाल तो पढ़ोगे ना यार, तब तो जाके बात बनेगी। आओ मेरे दोस्त, लीडर बोर्ड देख लो इसी बात पे, है ना। जिस चीज के लिए जंग छिड़ी थी वो तो देख लो जाते जाते। आशु, आशीर्वाद, घोस्ट ऑफ स्पार्टा, मानिक, रिक मोंडाल, चिराग, हिमांशु, रितेश, दिव्या एंड रवि आर इन टॉप रैंक। सभी बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा बधाई, आप सभी लोगों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसे सवाल अगर नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए सवाल
इसीलिए सवाल करने के लिए आपके लिए आ गया है पंच का नया एडिशन। ये क्या प्रमोशन की ट्रिक मिल गई है दोस्त मुझे। तो पंच का नया एडिशन अवेलेबल है। आई वॉज वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज मुझे कल रात को ये एडिशन रिसीव हुआ था। मैंने अपने अर्जुनास को, अपने 11th क्लास के बैच के स्टूडेंट्स को दिखा दिया था। बहुत प्यारी किताब है। जितने भी 10 के 10 यूनिट हैं बायोलॉजी के, उनके इंट्रोडक्शन से, उनके साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन से अलग से एक चैप्टर बना दिया है। दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। यानी कंप्लीट बायोलॉजी में जितने भी इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट के बारे में बातें दी हुई है, सबका एक अलग चैप्टर, 45 क्वेश्चन, सारी चीजें डिस्कस है मेरे भाई। वहां पर हॉट मॉक्स भी डाल दिए गए हैं। यानी जितना भी टफ पेपर आ जाए मेरे भाई, अपनी इस पोथी से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। यस, आराम आराम से पढ़ाई करो। ये तो बहुत चिंदी चैप्टर है। इसके बाद तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो जेनेटिक्स आएगी, अभी तो प्लांट फिजियोलॉजी आएगी, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। यस, सो प्लीज मेक श्योर टू गिव योर बेस्ट शॉट। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि भाई खरीदनी ही है। क्लास में अच्छे खासे क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस चल रहे हैं। यू नीड नॉट हैव टू वरी। अगर आपको एडिशनल प्रैक्टिस करनी है कि यार मैं तो हर चैप्टर के 200, 250, 300 सवाल सॉल्व करूं, तो दिस बुक इज अ गुड सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। और मैं डीजी के ऊपर अब मैं हाथ पैर धो के पढ़ चुका हूं, तो उसको भी बहुत जल्दी हम लोग लेके आएंगे और वो तो बहुत कमाल की किताब होने वाली है। तो उसके लिए अगर अभी आपने मैं डीजी नहीं ली है तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो। यस, 1 महीने के अंदर आपकी वो किताब जो है आ जाएगी। तो पीडब्ल्यू स्टोर पे, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे एक बार इसको चेकआउट करिएगा। मैं आपको एक चैप्टर का लिंक भी दे दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे। किस साइड है, उस साइड है ना। तो आपको वहां पर एक पीडीएफ चैप्टर मिल जाएगा, सैंपल, आप पढ़ के देख सकते हो। आपको समझ में आए, मजा आए तो आप ऑर्डर कर लेना, वरना मत करना। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे पैसा चाहिए या मैं तुम्हें बोलूं कि लो भाई लो, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। इसके बिना काम चलेगा। क्लास कंटेंट इज एम्पल, क्लास कंटेंट इज मोर देन सफिशिएंट। दिस इज फॉर यू इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर, इफ यू वांट टू सॉल्व a lot of questions, then this is for you. This is going to be beneficial। जाहिर सी बात है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आपके पास सॉल्व करने का टाइम बच रहा है तो। अदरवाइज इसको मत लीजिएगा। क्लास में चल रहा है सारा का सारा काम, बहुत मजेदार तरीके से चल रहा है। और भी चीजें आएंगी बेहतर तरीके से। 2 समरी लेक्चर मैं दे चुका हूं आपको। अभी तक जितने चैप्टर पढ़े हैं सबके समरी लेक्चर आ चुके हैं। आने वाले टाइम में जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, समरी लेक्चर आते रहेंगे और नोट्स भी बनने स्टार्ट हो चुके हैं भाई। अच्छे नोट्स बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मैं आपको डेली बेसिस पे उसके लिए भी अपडेट करता रहूंगा। अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को। देखो भाई, मैं एक चीज बोल रहा हूं, आराम से सुनना। अगर मुझे कल टाइम मिला, जिसके चांसेस कम हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो कल मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा जिसमें कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा, और कुछ नहीं। इसको आप जब आपका मन करे तब देख लेना। इससे हमारे आने वाले टॉपिक्स का, आगे वाले टॉपिक्स का कोई लेना देना नहीं है। तो 1-1.25 घंटे का लेक्चर होगा, जब मन करे तब देख लेना अगर मैं बनाता हूं तो। अदरवाइज मंडे को कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस रैप अप कर देंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो कोशिश रहेगी अगर मैं ये लेक्चर बना देता हूं तो आराम से देख लेना, चाहे अगले संडे देख लेना। इसको देखने की कोई बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन नहीं है, कुछ हमारा काम अटकेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि अगले मंडे ट्यूसडे को हमारी टेक्सोनॉमी खत्म हो जाए, है ना। तो एक्स्ट्रा क्लास लेने का टाइम है नहीं हमारे पास, क्योंकि हर दिन मेरी 2-2, 3-3 क्लास हैं, तो वैसे भी टाइम नहीं है। सो यही एक जुगाड़ है हमारे पास कि संडे को एक एक्स्ट्रा लेक्चर डाल दिया जाए, है ना। जरूरत नहीं है देखने की, अगर मैं डालूं तो भी जरूरत नहीं है। आराम से देख लेना, चाहे 1-2 हफ्ते बाद देख लेना, कोई आपका बड़ा मामला नहीं फंसेगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि ना ही डालूं, पर अगर मन कर जाए, कुछ नहीं ही है संडे को मेरे पास करने को, तो मैं बना लूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग टेक्सोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मौज मस्ती काटेंगे। दिस वाज अ वंडरफुल लेक्चर, आई गॉट वंडरफुल रिस्पांस फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑल। बस क्वेश्चन ठीक से सॉल्व करना सीख जाओ, अच्छे से पढ़ना सीख जाओ। सवाल को पढ़ोगे, चारों ऑप्शन देखोगे, समझ में आएगा कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, बढ़िया तरीके से मार्क कर पाओगे, नंबर नहीं कटेंगे। पढ़ना उतना ही होता है जितना हम पढ़ा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग इज अ स्किल। धीरे धीरे उसको पॉलिश करेंगे, उस पर काम करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे सामने आएगा उसको सॉल्व कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा रहे होंगे, पेपर तक ये स्किल और शार्प हो जाएगी। टेस्ट को दे देकर एनालिसिस कर करके आपको इस स्किल के ऊपर और बेहतर तरीके से खुद भी काम करना है। यू नीड टू डू सेल्फ एनालिसिस। आपको आत्म मूल्यांकन करना है, खुद को भी जानना है कि कहां कहां आपकी गलती हो रही है। बाकी मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं भी आपको बताता रहूंगा। ऑलराइट एवरीवन, आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। अब मुझे ऑफिस भागना है, तो मैं ऑफिस पहुंचना चाहता हूं बहुत जल्दी, जो कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, 4:30 के आसपास ही पहुंच पाऊंगा। अभी निकलूंगा तो खाना खाता हूं और निकलता हूं। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी सोमवार को, यानी मंडे को, हमारी यूजुअल क्लास की टाइमिंग्स पर। संडे को एंजॉय करिए, अपना टाइम जो है उसको बचाइए, थोड़ा बहुत घूमने फिरने जाइए, खुश रहिए। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं अगली क्लास में विद द डिस्कशन ऑफ टेक्सोनॉमी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, बाय।